क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी, दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम और बैंगलोर स्टूडियो से मानसी दवे। यहाँ से अगले 1.5 घंटे होंगे काफी अहम। 1.5 घंटे क्या, आप 1 घंटे 40 मिनट रखिए क्योंकि 3:40 तक डेरिवेटिव की ट्रेडिंग होगी और हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। बाजार अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ अब हो चुके हैं सपाट। निफ्टी आपको 24,400 के करीब नजर आएगा। तो ऐसे में इंडेक्स पर आपको क्या करना है, स्टॉक्स कौन से हैं जहां आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, इन सारी चीजों पर करेंगे बातचीत अगले 1.5 घंटे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं शो की रूपरेखा, यानी शो का स्ट्रक्चर ऑन द शो, कब हम आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आने वाले हैं। अभी से जस्ट इस स्टेटमेंट के बाद, इस पूरे डिटेल को बताने के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे बिग बजर्स 2:05 पर, और उसके बाद हम आपके लिए क्लोजिंग स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। इंडेक्स पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहां सपोर्ट देखें, कहां रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये सारी चीजें बताएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से 2:10 पर आएंगी। कौन से स्टॉक्स में आपके लिए पैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद हम आपके लिए 3:15 से पहले BTS TST BT कॉल्स लेकर आएंगे, यानी जहां आप आज ट्रेड ले सकते हैं, खरीदारी या बिकवाली के, और मंडे को उसे कवर कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी आपके लिए लेकर आएंगे। और उसके बाद हम आपके लिए 3:20 से 25 मिनट के बीच में कल के इवेंट्स की तैयारी भी कराएंगे। कल कौन से, कल नहीं, अगले हफ्ते की बात हम करेंगे इनफैक्ट कि अगले हफ्ते कौन से इवेंट्स अहम होंगे, उन सारे इवेंट्स को आपके सामने लेकर आएंगे और आपकी तैयारी कराएंगे अगले हफ्ते की भी। लेकिन चलिए अब जरा शो में आपके सामने रखते हैं बड़ी बातें। बाजार की आज की बड़ी बातें क्या है, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। इस वक्त अगर आप देखिए निफ्टी में शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है और इस वक्त जो लेवल्स आपको नजर आएंगे वो 24,400 के आसपास के नजर आएंगे। तो ये सबसे पहली चीज तो आपके सामने हो गई। दूसरी चीज, अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ अब जो गिरावट है वो 70 अंकों की रह गई है। हालांकि सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है। 24,400 के पास निफ्टी है और निफ्टी बैंक जो आपको नजर आएगा वो नजर आएगा आपको 57,600 के नीचे, 57,550 के आसपास कारोबार करता हुआ। 70 अंकों की कमजोरी यहाँ पर है। एल्यूमिनियम शेयरों की आज हुई है जबरदस्त पिटाई और इन्होंने बनाया है दबाव पूरे ओवरऑल मेटल काउंटर पर। निफ्टी मेटल आपको नजर आएगा काफी कमजोर। नालको, हिंडाल्को जैसे शेयर आज 5% तक टूटते हुए नजर आए हैं और इसी का असर है कि अगर आप देखेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस को तो निफ्टी मेटल आपको काफी नीचे, यानी करीब करीब 1% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। यूएस फ्यूचर्स आज भी दायरे में है, लेकिन यूरोपीय बाजार थोड़े मिले जुले से खुलते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर भी आप रखिए नजर। सेक्टोरल इंडाइसेस में अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन का एक खेमा है और डिफेंस में चुनिंदा शेयर, उनको छोड़कर बाकी ओवरऑल बाजार आपको नजर आएगा कमजोर। लेकिन चलिए स्टॉक्स कौन से हैं जहां एक्शन आज भरपूर देखने को मिल रहा है, सेक्टोरल इंडाइसेस कौन से हैं जो एक्टिव काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, उन सारी चीजों की जानकारी लेते हैं। रोज की तरह ये लिस्ट मानसी लेकर आती हैं, हमारी सहयोगी बैंगलोर स्टूडियो से। मानसी बताइए आज आपकी लिस्ट में क्या है। बिल्कुल विकास, कल भी जब बिग बजर्स हम एड्रेस कर रहे थे तो बता रहे थे कि लिटरली इतने सारे नतीजे कैश लिस्ट के आ रहे हैं और लगभग सारे नंबर्स इतने अच्छे हैं कि वो बज बनाकर रख रहे हैं। तो उसकी एक लिस्ट ही अलग से बना ली है जो अच्छे नतीजे हैं, लेकिन उसमें से भी नोटेबल जो हैं उन स्टॉक्स को तो हमें एड्रेस करना ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले चोला फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखे। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली और आय में करीब 40% की बढ़त रही। ताजा नंबर्स आए हैं और नंबर्स पर रिएक्ट भी कर रहा है ये स्टॉक। इस वक्त करीब 1.5-2% की तेजी जब मैं इसे देख रही थी नजर आ रही थी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हेडलाइन का हिस्सा भी बनाया और बनाना भी चाहिए क्योंकि नतीजे मजबूत हैं। लेकिन एक और चीज है जिस पर नजर होनी चाहिए, इसके साथ साथ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी काफी अच्छी पॉजिटिव आ रही है। जेफरीज और CLSA दोनों ने ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर निकाली है और यहां से फर्दर टारगेट्स की अगर बात करें तो लिटरली ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहां से ऊपर के टारगेट्स नजर आ सकते हैं 1,885 तक के। 1,717 के लेवल्स पर 8-9% के गेंस तो है ही, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि 1,885 तक किए जा सकता है। CLSA ने ये लक्ष्य दिए हैं। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, अनदर स्टॉक जो कि काफी अच्छी तेजी 20% की अपर सर्किट बाजार खुलने के साथ ही लगा ली थी और उसे इंटैक्ट भी रखा। बीच में एक बारी सर्किट टूटी भी थी, लेकिन उसके बाद वापस से सर्किट पर यह स्टॉक 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर। एक तो नतीजे अच्छे हैं, लेकिन साथ ही मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस जो है वो बढ़ाया गया है और साथ ही ग्रोथ के ट्रिगर्स कई सारे हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि काफी हद तक मैनेजमेंट का भरोसा भी है बिजनेस में और इसी वजह से गाइडेंस में बढ़ोतरी भी की इन्होंने। और यही है रीजन जो कि हम देख रहे हैं स्टॉक में इतनी बड़ी अपर सर्किट, क्योंकि नतीजे तो अच्छे आते हैं लेकिन उसके साथ साथ मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और FY27 में 6 to 8% वॉल्यूम ग्रोथ का लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। EBITDA पर टन करीब 21,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सो बड़े लक्ष्य है जिसका असर स्टॉक में हम देख रहे हैं।
एपिक्स फ्रोजन फूड, इनके भी नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी के मुनाफे में 40% का जंप दिखा है और शेयर अगर आप देखेंगे नतीजों के तर्ज पर 18% की तेजी दिखा रहा है। इस वक्त भी देखना होगा, इसे जब देखा था तब 18% की तेजी थी। अब भी क्या ये लेवल्स इंटैक्ट है या नहीं, लेकिन अच्छे नतीजों का असर है। एस्कॉट्स कुबोटा में खबर है, नए ट्रैक्टर मॉडल कंपनी ने लॉन्च किए हैं और 41 से 50 हॉर्स पावर जो इंजन की क्षमता होती है, वो क्षमता प्रीमियम यूटिलिटी ट्रैक्टर सेगमेंट पर कंपनी फोकस करके चल रही है और इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक में एक रिएक्शन भी हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम ट्रैक्टर सेगमेंट में कंपनी की इससे पहचान भी बढ़ेगी और बिजनेस एक्सपेंशन को भी टूल मिलता दिखेगा। तो स्कॉट्स कुबोटा पर भी नजर रखें। भले ही आधे % की तेजी है, लेकिन न्यूज अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी है और बिजनेस जो है वो डेवलप हो रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स ऐसा कुछ है नहीं जो आज ही आज हुआ है, लेकिन एकाएक स्टॉक में तेजी नजर आ रही है। 5% के गेन्स के साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स में आज हम बढ़त देख रहे हैं। कुछ 2 हफ्तों पहले कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे थे और उसके बाद एआई और बिजनेस डेवलपमेंट, साथ ही कुछ डील्स की बात हो रही थी। तो हो सकता है कि कुछ डील्स कुक हो रही है जिसका असर है, जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड्स में अभी आप देखेंगे 6% की तेजी पर ये स्टॉक। आगे बुलेटिन में एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस पर क्या करना है, टेक्निकल फंडामेंटल नजरिया भी देंगे, लेकिन साथ साथ अन्य मजबूत नतीजे जिसकी मैंने बात की, वेल्सपन लिविंग, केआरबीएल, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंडिगो पेंट्स, सारी कंपनियां अच्छे नतीजे पर आज रिएक्ट करती हुई दिख रही है। सो रिजल्ट वाइज, स्टॉक वाइज भरपूर एक्शन बाजार में, लेकिन इंडेक्स पर क्या हुआ है ये समझते हैं। अब अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस पूरे हफ्ते, इनफैक्ट हमने देखा पीएसयू बैंक ने काफी हद तक बाजार को संभालने का काम किया। एट दिस पॉइंट इन टाइम भी हम मिला जुला रुख देख रहे हैं बाजार में। इंडेक्स वाइज क्या होगी रणनीति? मानसी देखिए, पीएसयू बैंकों में चाल अगर बेहतर रही है तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये रही है कि जो अर्निंग्स आए हैं ना पीएसयू बैंकों के, उसमें डिपॉजिट को लेकर प्रॉब्लम नहीं है और कहीं ना कहीं अगर आप डिपॉजिट की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपकी लोन ग्रोथ भी लगातार अच्छी रह सकती है, कॉस्ट ऑफ फंड मैनेजेबल रहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट बैंकों में है, प्राइवेट बैंकों में डिपॉजिट को लेकर प्रॉब्लम है और लोन ग्रोथ अभी अच्छी है, लेकिन कितनी सस्टेन करेगी आगे जाके इसको लेकर सवाल है। इसके चलते हमने देखा है कि जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पर गिरावट आई है, तो डाइवर्जन हमें साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के सत्र की बात करें मानसी, तो आज भी हमने पूरे दिन एक रेंज में कारोबार होता हुआ देखा है। पिछले 15-20 मिनटों में थोड़ा एक्शन बढ़ा है और बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि जो रेंज है निफ्टी की, ये 100 पॉइंट के आसपास की आपको नजर आएगी और आज क्या 24,400 के स्तर को फिलहाल हमने देखा कि क्रॉस करके बाजार आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी आ गई है। हालांकि दूसरे सत्र में गिरावट है निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो क्यों? क्योंकि डाइवर्जन है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, कोटक बैंक ये सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन एसबीआई के शेयर में हम देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। सवाल यह कि करना क्या है। मासी आप ये देखिए कि क्रूड में जो गिरावट आ रही है वो सस्टेनेबल नहीं है और बाजार को उसकी चिंता कहीं ना कहीं है, क्योंकि कल हमने देखा था कि $87 के भाव आ गए थे। फिलहाल अगर आप क्रूड को चेक करेंगे तो लगभग $88 के आसपास के भाव है, 1.5% के आसपास का उछाल है। नतीजों का सीजन लगभग अब खत्म हो चला है। आज ऑफिशियली लास्ट डे है नतीजे रिलीज करने की और सोमवार से हम ये देखेंगे कि बाजार का जो फोकस होगा वो ग्लोबल ट्रिगर्स पर ज्यादा शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो रणनीति तो यही होनी चाहिए कि आप इंडेक्स में ज्यादा ट्रेड खोजने की कोशिश ना करें। जो स्टॉक स्पेसिफिक जो मौके आ रहे हैं, रिजल्ट के तो मौके खत्म हो जाएंगे, लेकिन जहां पर अच्छी खबरें आती हैं आप उन पर आगे फोकस करके चलिए। फिलहाल ये अच्छी चीज एक बाजार में हुई है कि 24,300 के लेवल को बार बार निफ्टी डिफेंड करने में कामयाब है और ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि 24,320 ये है निफ्टी का 20 डीएमए का लेवल और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 24,390 पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक कह सकते हैं कि लोअर लेवल से बाजार में बार बार हम खरीदारी भी देख रहे हैं। ट्रेड की स्ट्रेटजी जो है वो सेम है। मेरा ये मानना है कि आप गिरावट पर खरीदारी कीजिए। सपोर्ट रेंज है 24,300 से लेकर 24,200 का है और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 24,500 का है। अब ऊपरी स्तरों पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर आ रहा है, लोअर लेवल पर बाइंग आ रही है, लेकिन ये मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स निफ्टी में 50 से लेकर 80 अंकों के आसपास के ट्रेड बन रहे हैं। उसके बड़े ट्रेड अभी बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि बाजार एक ब्रॉडर रेंज में फंसा हुआ है और वो रेंज है 24,200 से लेकर 24,800 की। जब तक उसके बाहर नहीं निकलता है बाजार इधर साइड, चाहे नीचे जाए ऊपर जाए, तब तक बाजार में बड़ा स्विंग हमें देखने को मिलेगा नहीं और सोमवार से ग्लोबल ट्रिगर पर बाजार का फोकस फिर से शिफ्ट होगा। अगर क्रूड मान लीजिए गिरा
तो बाजार को सपोर्ट मिलेगा लोअर लेवल पर, और अगर क्रूड और भड़कता है तो फिर प्रेशर बढ़ने के लिए आप बाजार में तैयार रहिए। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कंडीशंस अप्लाई है मार्केट में, और कच्चे तेल की चाल पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर काफी ज्यादा चीजें निर्भर हैं। ये अलग बात है कि स्टॉक्स में चर्निंग भरपूर है, और स्टॉक स्पेसिफिक मौके स्पेशली मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज्यादा मिलते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्लियरली 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है 24,500 की स्ट्राइक में, कॉल साइड में, और ये एक हडल के तौर पर काम करेगा। और 24,300 में करीब 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, ये इंट्राडे के लिए सपोर्ट के तौर पर आपके लिए काम करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो डाइवर्जन है निफ्टी बैंक में, सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, और जो तेजी हो भी रही है बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रही है। आज भी अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक या फिर कोटक बैंक 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की गेंस आपको नजर आएंगे। मानना यह है कि गिरावट पर खरीदारी की आपको कोशिश करनी चाहिए। सपोर्ट 57,300 ये कल के लेवल हमने बताए थे, और रेजिस्टेंस भी कल के ही लेवल है, क्योंकि एक रेंज का निफ्टी बैंक भी आपको नजर आएगा। 57,800 पर रेजिस्टेंस है, और फिर 58,000 का रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस करने के बाद ही। और अगर हम बिग पिक्चर पूछे तो 58,500 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बाजार में निफ्टी बैंक में आप बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन करके मत चलिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ज्यादा भलाई है, और अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम 60-80 पॉइंट अगर आपको मिल जाए, दोनों साइड आप ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। निफ्टी बैंक की बात करें 250 से लेकर 300-400 पॉइंट अगर मिल जाए तो फिर निफ्टी बैंक में भी यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में आज क्या होनी चाहिए। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकेश सेठिया हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा आपको फंडामेंटली गाइड करने के लिए बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट अविनाश गोरक्षकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक बार जरा व्यू दीजिए इंडेक्स को लेकर, कैसे आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक को, और कैसे ट्रेड करें अभी, क्योंकि रेंज पूरे हफ्ते रही है और आज का दिन भी कुछ अलग रहा नहीं। जी, आपने जो अभी एनालिसिस किया मैं पूरा सुना है, और एकदम परफेक्ट एनालिसिस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेंज क्या है? 24,300, 24,250 एक नीचे की तरफ है, और 24,600, 24,700 इस रेंज में ही निफ्टी पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है। एक्चुअली कुछ दिनों का अगर मैं हटा दूं, वो एक बार 23,800, 750 आया था, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने से आपको इसी रेंज में देखने को मिल रहा है। और ये जो स्प्रिंग है ना सर, बहुत जल्दी एक अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने के पूरे चांसेस दिखा रहे हैं, जो डेटा शो कर रहा है। और एक बार ये 24,600, 24,650 के ऊपर ट्रेड करना निफ्टी लग जाए तो पोजिशनली मुझे लगता है 25,000 का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बट मे बी नेक्स्ट वीक, क्योंकि रिजल्ट सेशन अब खत्म हो रहा है आज के बाद, तो मे बी नेक्स्ट वीक से आपको ये अप मूव हो सकता है देखने को मिले। जब तक ये 24,650 नहीं निकल रहा, हम रेंज में ही रहेंगे, और डाउन साइड ज्यादा नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा चल रहा है। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा, आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ज्यादा ध्यान दें, निफ्टी को थोड़ा सा दूर रखें। एक बार 650 निकलेगा, उसके बाद आप निफ्टी में भी लॉन्ग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ये स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए एक काम करते हैं, स्टॉक्स भी समझ लेते हैं और शुरुआत करते हैं आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स की। लोकेश जी, गुड आफ्टरनून। लगे हाथ आपके स्टॉक्स भी समझना चाहेंगे, कौन से स्टॉक्स आज आप लेकर आए हमारे व्यूअर्स के लिए? जी सर, दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे सर। एक सुप्रीम इंडस्ट्री है, यहाँ पर आज एक चार्ट पे, इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, और एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसमें देखने को मिल रहा है इंट्राडे चार्ट पे। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे दाव लगाया जा सकता है फॉर अपर डायरेक्शन। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 3500 के करीब का, टारगेट 3620 और 3645, ये दो टारगेट आप लेके जा सकते हैं। दूसरा सेक्टर जो है सर, हेल्थ केयर सेक्टर से है। अपोलो हॉस्पिटल काफी अच्छा लग रहा है फॉर इन पोजिशनल 5 दिन, 10 दिन, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने, सारे टाइम फ्रेम में और सारे टाइम फ्रेम के लिए अपोलो हॉस्पिटल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है 8893 के करीब इसको बाय कीजिए। 8730 के स्टॉप लॉस लगाइए। 9100 और 9240 ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, मगर किसी ने अगर 6 महीने का व्यू पॉइंट है तो ये आपको 11,000, 11,500 तक का भी मूव इसमें देखने को मिल सकता है, तो उसके हिसाब से इसमें बाय किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग है। 8730 बोला आपने लोकेश जी, ठीक है। स्टॉप लॉस
जी 8730। चलिए ठीक है, बेहतरीन। 8730 का स्टॉप लॉस लगाइए 9100, 9240, और अगर आप लॉन्गर टर्म में रखते हैं तो 11000 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं। ये राय है लोकेश जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक जो आज है बेहतरीन मोमेंटम में, उसकी करते हैं चर्चा और उसका फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं अविनाश सर से। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि निफ्टी 500 के ना टॉप गेनर्स के लिस्ट में ये शेयर नंबर 1 पर आपको नजर आएगा। कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं। अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे, इनलाइन है, बिटा पैट मार्जिन तमाम जो फ्रंट्स पे इसने नतीजों ने बीट किया है एस्टिमेट्स को, और आज देखिए बेहतरीन 8.5% की तेजी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ होती हुई नजर आ रही है। देखिए एबिटा मार्जिन 106 बेसिस पॉइंट के आसपास सुधरे हैं। प्रॉफिट में आप देखिए 27% के आसपास की ग्रोथ है। रेवेन्यू भी 15-16% के आसपास बढ़ी है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर सालाना आधार पर नतीजे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अविनाश सर, क्या राय आपकी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर? पहले तो गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और राय आपकी चाहिए होगी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, क्या नजरिया है और क्या टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़े लॉन्गर टर्म के हिसाब से? अगर सोचा जाए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? विकास, मुझे लगता है कि नंबर्स जो आए हैं वो उम्मीद से बेहतर आ गए हैं, क्योंकि नॉर्मली पहला क्वार्टर जो होता है मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक स्लो मूविंग क्वार्टर होता है। और दूसरी कंपनीज के बारे में आप अगर देखें, जैसे अंबर हो गया, वोल्टास हो गया, दूसरे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है, वहां पे इतना ग्रोथ नहीं आया है। यहाँ पे तो 15% की टॉप लाइन ग्रोथ पे 26-27% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ आया है। सभी जानते हैं कि एलजी बेसिकली कर्जा मुक्त कंपनी है और उनके पास काफी वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बुके है। तो मुझे लगता है कि सेकंड और थर्ड क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग आएगा। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर से नॉर्मली फेस्टिवल सीजन शुरू होते हैं और तीसरी तिमाही तो काफी बड़ा एक फेस्टिव सीजन होता है। तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए सेकंड और थर्ड क्वार्टर बहुत बेहतरीन होते हैं। मुझे लगता है मार्केट इसलिए खुश है क्योंकि पहले क्वार्टर से ही ग्रोथ नंबर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद से बेहतर आ गया है। और मुझे लगता है कि पूरे साल की अर्निंग कम से कम 20-22% की ग्रोथ दिखाएगी, दैट इज FY27 के लिए। और करीबन मुझे लगता है कि 1850 1900 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो डेफिनेटली ब्लू चिप स्टॉक है, जिनको अभी खरीदना है थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में खरीद लीजिए, बट डेफिनेटली लग तो रहा है कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये राय आपको मिल गई है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। इस बीच देखिए नेटको फार्मा के नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं। आय घटी है 1329 करोड़ से घटकर 735 करोड़, काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एबिटा 571 करोड़ से घटकर 186 करोड़ का। मार्जिन्स और प्रॉफिट के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर। मार्जिन्स 43% से घटकर 25%। ओके, नंबर्स में तो काफी बड़ा डेंट लगा रहा है, क्योंकि 17.5% के आसपास मार्जिन घट जाना छोटी चीज तो नहीं है। मुनाफा 481 करोड़ से घटकर 207 करोड़। नंबर्स काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। और देखिए स्टॉक का रिएक्शन 6%, ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोकेश जी, आप टेक्निकल चार्ट्स पर जरा चेक कीजिएगा। इस बीच हम एक काम करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक हमारा लेकर आते हैं हम, और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं इसके चार्ट्स पर कि स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और ब्रेक पे जाने से पहले नैटको फार्मा के नतीजों को हम एड्रेस कर रहे थे। लोकेश जी, नैटको फार्मा और थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं अल्केम लैबोरेटरीज के भी नंबर्स आए थे। वैसे फार्मा लैबोरेटरीज पे नंबर्स नतीजे अच्छे पेश कर रहा था, लेकिन ये दोनों आंकड़े जो हैं ये कमजोर नजर आए। नैटको फार्मा तो काफी कमजोर डेटा पॉइंट्स हैं, इसी वजह से 6% टूटा है। हालांकि अल्केम लैबोरेटरीज भी मुनाफे और साथ ही मार्जिन के फ्रंट पर कमजोर ही नंबर्स देखने को मिले हैं। आय में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर होती दिखी है। कैसे देख रहे हैं अल्केम लैबोरेटरीज, नैटको फार्मा? चार्ट चेक कर पाए आप? जी, जब आप नेटको फार्मा की हम बात कर रहे हैं ना, तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत ही खराब था। ये स्टॉक 1200 1250 के लेवल से टूट के एक बार में 800 रुपए के रेंज में आया। उसके बाद लास्ट 3 महीने में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, फिर रिजल्ट आज वापस खराब आया है इसका। तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए 840 जो पिछला लो था वहां पर एक आ सकता है। उसके बाद मुझे लगता है वो अगर ब्रेकडाउन होता है तो 750 से लेके 730 तक का मूव भी स्टॉक में विजिबल है। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो मल्टीपल के हिसाब से बहुत सस्ता वैल्यूएशन दिख रहा है, मगर जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से, लास्ट क्वार्टर और इस बार का क्वार्टर में, तो ये बाय ऑन होल्ड वाली स्टॉक तो अभी तो नहीं दिख रहा। तो जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें अगर किसी के पास आए तो।
तो चलिए निकलने के बारे में ही सोचना है। कमजोरी देखी जा चुकी है दोनों ही स्टॉक्स में नतीजों पर। अविनाश सर, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आईटी सेक्टर अब इस वक्त अगर देखें कुछ तमाम स्टॉक्स हैं आईटी स्पेस से जुड़े जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ऑल इन ऑल अर्निंग्स की चाल अगर देखें लार्जली इनलाइन ही थे अक्रॉस आईटी सेगमेंट नतीजे। इस वक्त ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को देख लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे 5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, विप्रो जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा तेजी का एक्शन है। अब जो सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, आईटी ने चैलेंज इतने झेले हैं कि अब ये जब चलता है तब भी एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने से पहले कतराते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। लेकिन Q1 के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो डिसेंट परफॉर्मेंस है, मार्जिन्स ब्रॉडली स्टेबल रहे हैं, डील विंस भी हेल्दी रही हैं। यहां से आगे मौके मिलने पर अभी इस हफ्ते ही आईटी पैक नहीं चल रहा था, अपॉर्चुनिटीज कहां ढूंढनी चाहिए? मानसी, आपने सही कहा कि देखिए Q1 के नंबर्स उम्मीद से बेहतर आ गए। अगर आप टीसीएस के नंबर देखें, कोफॉर्ज के नंबर देखें, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये सारे जो बड़े कंपनीज है इन्होंने उम्मीद से बेहतर नंबर डिक्लेयर किए। हालांकि विप्रो के नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आए, लेकिन अगर हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टीसीएस के नंबर देखें, कोफॉर्ज के नंबर देखें, तो मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मिड टायर जो आईटी कंपनियां जैसे परसिस्टेंट है, केपीआईटी है, वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं देखिए दिस इज़ अ टाइम वेयर आपको थोड़ा एलोकेशन आईटी को करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सितंबर के बाद होपफुली एक बार ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर होता है, तो यूएस की जो ऑर्डर पाइपलाइन है, वो एक बार शुरू होती है तो मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ऑर्डर विन्स अभी बहुत जल्दी आ रहे हैं और मार्जिन प्रेशर थोड़ा-सा ज़रूर है, लेकिन रुपया का वीकनेस से थोड़ा-सा इसको मदद मिली है। तो हमारा तो मानना है कि एक छोटा एलोकेशन आईटी में ज़रूर करना चाहिए, बोथ लार्ज कैप एंड मिड टायर आईटी कंपनीज़ में। क्योंकि कहीं न कहीं ये देखिए ये कैश रिच कंपनीज़ है, ऑल्दो एआई का अभी प्रेज़ेंस बहुत कम है, बट सारी कंपनीज़ ने उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि एआई डेफिनिटली प्रेज़ेंस बढ़ेगा। टीसीएस ने क्लियरली कहा है कि अगले 2 साल में एआई के माध्यम से काफ़ी अच्छा बिज़नेस वो ग्रो करेंगे। तो कहीं न कहीं वैल्यू बाय ज़रूर है, बट आई थिंक आपको मेरे मेरे ख्याल से 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया रखना है, क्योंकि अभी सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आते हैं, बट ओवरऑल जो मूड है वो अभी भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म का है। तो आई थिंक डेफिनिटली बाय ऑन डिक्लाइन है, बट टाइम फ्रेम कम से कम लंबा रखना चाहिए, तभी मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। ठीक है, ये राय हो गई अविनाश जी की आईटी स्टॉक्स को लेकर। लेकिन टेलीकॉम में आज हम देख रहे हैं कि बज़ है। वोडाफोन आइडिया तो चल ही रहा है और वोडाफोन आइडिया के साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल में अच्छी तेजी है और ये काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि 2000 रुपए के भाव के ऊपर जाकर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 3% का सॉलिड गेन है और इस गेन के पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि 299 रुपए वाला जो प्रीपेड प्लान है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया एयरटेल ने। इसके अलावा 579, 619 और 649 के प्रीपेड प्लान्स भी बंद करने का ऐलान कंपनी ने किया है। और चूंकि छोटे प्लान, एंट्री लेवल वाला प्लान बंद हो रहे हैं, तो आगे थोड़े से रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। अविनाश सर, राय आपकी क्या है टेलीकॉम शेयरों को लेकर? आपसे ही राय लेना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल निवेश के बारे में आपसे पूछेंगे, 2000 रुपए के ऊपर आ गया। कैसे देख रहे हैं आप डेवलपमेंट को और कौन सा शेयर आपको बेहतर लग रहा है? भारतीय एयरटेल ही अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव अभिषेक, देखिए भारतीय एयरटेल एक कंपाउंडर स्टॉक है और जिस मार्केट में ये ऑपरेट करते हैं, मेरे ख्याल से देखिए जियो का एक्सट्रीम कंपटीशन के बाद यही एक कंपनी थी जो इनकी कंपटीशन को फेस करके स्टैंड आउट होती है। क्लियरली जब पैक का प्राइसिंग बदलता है तो इमीडिएटली उसमें आरपू में चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है। मेरे को लगता है कि जो अभी नया पैक है उससे कम से कम 5 या 6 रुपया ओवरऑल एवरेज आरपू बढ़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए टेलीकॉम मार्केट में अभी नया एंट्रेंट की तो कोई जगह नहीं है। अभी जो बचे कुचे 2-3 प्लेयर्स है वहीं पे मार्केट स्प्लिट है। वोडाफोन की हालत खराब है। आई मीन ऑल्दो अभी थोड़ा-सा नंबर में इम्प्रूवमेंट ज़रूर है, बट इनके डेट लेवल्स को आप देखें, कैश फ्लोज को देखें तो कंपैरेटिवली भारतीय एयरटेल काफ़ी वेल पोज़िशन है। दूसरी बात, इनका जो अफ्रीका बिज़नेस है अभिषेक, मेरे ख्याल से मार्केट ने इसको पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया है। और पेमेंट बिज़नेस, अफ्रीका बिज़नेस में मुझे लगता है सिग्निफिकेंट स्केल अप अपॉर्च्युनिटी है। तो मुझे लगता है कि भारती को अगले 1.5-2 साल का कोई नज़रिया रखता है, तो कंपाउंडर रिटर्न्स डेफिनिटली मिलेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी सेफ स्टॉक है ऐसे मार्केट में, जहाँ पे आप निश्चिंत होके यहाँ पे इन्वेस्टेड होके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये राय होगी भारतीय एयरटेल को लेकर। लेकिन कल के मूव को एक और शेयर है जो आज हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू कर रहा है और हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक की।
कल भी हमने देखा कि सेकेंड हाफ में स्टॉक की चाल थोड़ी अलग रही थी और आज फिर से हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ के बाद शेयर ने मोमेंटम पकड़ा है और 14,200 रुपये के भाव हमें डिक्सन टेक के नजर आ रहे हैं। 1% के आसपास के गेंस हैं। इस बीच आप देखिए, अच्छा डिक्सन की तो बात हम करेंगे, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नतीजे आ गए हैं और एबिटा मार्जिन इनका मुनाफा 199 करोड़ रुपए से घटकर 169 करोड़ रुपए, मार्जिन 10.3% से घटकर 8.8%। आय हालांकि ये बढ़ी है 5,309 करोड़ से बढ़कर 6,215 करोड़ रुपए, तो आय में लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा है। लेकिन मुनाफा एबिटा मार्जिन वहां पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है और शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट और इस वक्त जो ही नतीजे आए शेयर ने एक शार्प कट दिखाया और 2,700 रुपए के नीचे जाके अभी 3% की गिरावट के साथ आपको शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लोकेश भाई जरा आप राय दीजिए, कल भी शेयर गिरा नतीजों से पहले, आज भी हम देख रहे हैं कि प्रेशर बन रहा है नंबर के बाद, थोड़े वीक नंबर हैं। सपोर्ट लेवल क्या होंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट के? बहुत फंडामेंटली देखेंगे तो बेहतरीन कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है ये। मगर 4 साल 2022 का लेवल का प्राइसिंग जो है, सितंबर 2022 का लेवल का प्राइसिंग, वो भी आज तोड़ दिया है स्टॉक ने। और जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं और 4 साल से अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक का, मुझे लगता है ये 2400 2450 और के करीब जाके रुकना चाहिए और उसके बाद वहां पर जाके कंसोलिडेशन लेना चाहिए। तो अभी यहाँ से 250-300 पॉइंट का और डाउन साइड आने वाले कुछ दिनों में शायद हमें इसमें देखने को मिले। तो अभी जल्दी से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढे इसमें। जहां पर ऑटो सेक्टर को आप देखेंगे, ऑटो एंसिलरी स्टॉक देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन अपमूव आपको चलते हुए दिख रहा है। उसी जगह पे ऑटो एंसिलरी ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, 4 साल से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और डाउन साइड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, लोअर लोज बन रहा है। तो अभी थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी 2400 2430 40 एक अच्छा लेवल होगा, वहां पर एक बार ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, ये राय होगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट को लेकर। चलिए काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और चलिए एक स्टॉक पर डिस्कशन अपना लेकर जाते हैं, वेल्सपन लिविंग। वेल्सपन लिविंग में आज इंट्राडे में बेहतरीन 10% तक की तेजी देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आया, लेकिन स्टॉक बेहतरीन तेजी के साथ अब भी कर रहा है कारोबार। 4% के आसपास की तेजी अभी भी आपको यहाँ नजर आएगी। आज के दिन का जो हाई है वो 178 तक का देखने को मिला। आखिर ऐसा क्या नतीजों के अंदर आया और नतीजों में क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं जिसकी वजह से स्टॉक में आज 10% तक की इंट्राडे में तेजी देखने को मिली? रविंदर दिगारी हमारे सहयोगी इस पूरी रिसर्च के साथ जुड़ गए हमारे साथ। रविंदर बताइए, क्या ऐसा आया नतीजों के अंदर 10% तक उछलता हुआ नजर आया था ये स्टॉक आज इंट्राडे में? जी बिल्कुल, वेल्सपन लिविंग ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, जिसके बाद स्टॉक में जो इंटरडे बेसिस पे 10% के आसपास की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे कंपनी के Q1 FY27 में। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में 23.7% की यहाँ पे ईयरली बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं एबिटा में भी जो काफ़ी अच्छा खासा 42% से ज़्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला कंपनी पे, जहाँ पर करीब 84% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली 161 करोड़ पर। और इसके पीछे रीज़न है यहाँ पर होम टेक्सटाइल जो सेगमेंट है कंपनी का, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला, जिसके चलते जो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छा वो इंक्रीज होता हुआ दिखा। होम टेक्सटाइल बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू 26% की ग्रोथ देखने को मिली ईयरली बेसिस पर, जिसमें एक्सपोर्ट ने जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है 28% के यहाँ पर बढ़े और सेगमेंट मार्जिन भी जो है इंप्रूव होकर 11.7% पर देखने को मिला, जो टैरिफ नॉर्मलाइजेशन और बेटर बिजनेस मिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी को हेल्दी वॉल्यूम रिकवरी, ऑपरेटिंग लेवरेज और इंप्रूविंग बिजनेस मिक्स का बेनिफिट मिल रहा है और ओवरऑल मार्जिन्स में भी जो इंप्रूवमेंट लगातार तीसरे क्वार्टर में यहाँ पर ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड मार्जिन है कंपनी का, उसमें लगातार तीसरे क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिला।
अगर बात करें ब्रांडेड बिजनेस की, तो यहाँ पर ब्रांडेड बिजनेस में भी 24.7% की ग्रोथ देखने को मिली। और फ्लोरिंग बिजनेस की देखा जाए तो यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस काफ़ी एनकरेजिंग रहा है। मार्जिन्स जो है 10.4% पर पहुँच गए, जो कंपनी का हाईएस्ट एवर मार्जिन है इस सेगमेंट का। इसी के साथ साथ बात करें यहाँ पर, साथ ही कंपनी ये स्टॉक जो यहाँ पर यूएस टैरिफ के चलते काफ़ी फोकस में था, तो यहाँ पर कंपनी यूएस पर डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मार्केट्स में जो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रही है, इसलिए मीडियम टर्म में ग्रोथ को नॉन यूएस मार्केट का इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन सपोर्ट कर सकता है। ऐसा यहाँ पर अगर बात करें मैनेजमेंट गाइडेंस की, तो यहाँ पर मैनेजमेंट का फोकस डबल डिजिट ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन्स को लो टीन लेवल पर सस्टेन करना है, और साथ ही साथ यूके एफटीए, नॉन यूएस मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, यूएस पिलो बिजनेस एक्सपांशन और फ्लोरिंग मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आने वाले क्वार्टर्स में जो है की ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे कंपनी के लिए। अब बात करें ब्रोकरेजेस की, तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने भी अपना टारगेट प्राइस इंक्रीज किया। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नोवामा की, तो नोवामा ने स्टॉक को अपग्रेड किया बाय पर। टारगेट प्राइस उन्होंने 145 से बढ़ाकर 209 का रखा है। उनका मानना है कि ग्रोथ मोमेंटम पिकअप हो रहे हैं और यूके एफटीए और पोटेंशियल ईयू एफटीए से कंपनी को जो है फ्रेश वॉल्यूम लेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस भी उन्होंने 200 से बढ़ाकर जो 215 का रखा है। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर, पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री और पॉजिटिव ब्रोकेज के चलते स्टॉक्स में जो है इंट्राडे बेसिस पर 9 से 10% की तेजी देखने को मिली थी। हालांकि वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी भी जो है 4% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी रिसर्च की वेल्सपन लिविंग में ये बेहतरीन तेजी आज इंट्राडे में देखने को क्यों मिली, नतीजों पर हमने चर्चा सुबह से लगातार की और आपको राय भी तमाम स्टॉक्स पर तमाम एक्सपर्ट से हमने दिलवाई थी इसके ऊपर। अब आपके सामने ये पूरी डिटेल्स नतीजों को लेकर भी आ गई है। चलिए बेहतरीन है, आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ और शेयरों की करते हैं बातचीत जहां एक्शन आज भरपूर देखने को मिल रहा है। और उन शेयरों में एक स्टॉक आप लेकर आइए, एलगी इक्विपमेंट्स का। ये स्टॉक आमतौर पर बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आता है, लेकिन आज 6.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। इस पर भी करते हैं चर्चा। एक और मेहमान भी हमारे साथ हो रहे हैं शो में शामिल, उनको भी जरा करते हैं शामिल शो में। रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएनके सिक्योरिटीज ग्रुप से। रचित जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और ये राय जरा दीजिएगा सर एक बार, एलगी इक्विपमेंट्स पर आज बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? 6% से ज्यादा चढ़ा है और उसके बाद फिर आपके स्टॉक पिक्स भी हम जानना चाहेंगे। विकास भाई गुड आफ्टरनून ऑल। बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स हम आपके चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट is subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any of the scripts that we are about to discuss on your channel. LG Equipments आप देखें एक अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक दिख रहा है। आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है इसमें। फर्दर अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, बैक्ड बाय द अपडेट्स दैट वी हैड सिंस मॉर्निंग। और अब ये क्लियरली शो कर रहा है कि एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है 624 लेवल्स के ऊपर। जैसे ही आपको सस्टेन मूवमेंट अब ये करता हुआ दिखाएगा, आने वाले कुछ दिनों में 668 लेवल्स तक बहुत कंफर्टेबली आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 660 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये राय आपको मिल गई है एलगी इक्विपमेंट्स के ऊपर। इसलिए देखिए एक खबर कल्पतरु प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। कंपनी को 3526 करोड़ का ऑर्डर मिला है। टीएनडी और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर, एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3526 करोड़ का कल्पतरु प्रोजेक्ट। स्टॉक में रिएक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, करीब करीब 1/4% के आसपास का ही है, लेकिन खबर इंपॉर्टेंट है निश्चित तौर पर। स्पाइक एक है छोटा सा, आप निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे स्टॉक रनअप में भी है। पिछले 3 महीने में देखिए 11-12% चला भी है ये स्टॉक। चलिए खैर ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इस पर भी हम नज़र रखेंगे। और एक काम करेंगे, पहले एक काम करते हैं रचित जी से उनकी पिक्स भी समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर हम चर्चा कर लेते हैं लोकेश जी से। रचित जी बताइए जरा आपकी पिक्स कौन सी हैं जो आप आज हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं? देखिए व्हील्स इंडिया लिमिटेड, और विद अ डिस्क्लेमर कि हमने लोअर लेवल से भी आपके चैनल पे इस पे कवरेज रखा है। अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। 1440 लेवल्स पे चल रहा है। 1398 का स्टॉप लॉस होगा, 1498 का टारगेट होगा पहला, और 1498 के ऊपर आपको सस्टेन मूवमेंट करते हुए 1548 लेवल्स तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, व्हील्स इंडिया पर ये राय आपको मिल गई है रचित जी की तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन होकर आ जाएंगे, आप उन्हें नोट कर सकते हैं और फिर अपने ट्रेड को ले सकते हैं। अब चलिए जरा एक बार कल्पतरु प्रोजेक्ट के चार्ट्स को चेक कराते हैं लोकेश जी से। लोकेश जी,
एक बार जरा कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के चार्ट्स को चेक कीजिएगा, बताइए क्या राय बनती है आपको। एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, 3500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है ये। चार्ट में भी सर जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार हो रहा है ये स्टॉक। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वीकली चार्ट पे। तो ये जो पैटर्न जब बनता है तो मिनिमम 20 से 25% का अपमूव स्टॉक पे आते हुए दिख सकता है। तो 1420 के ऊपर ये पैटर्न जो है कंफर्मेशन दे देगा। तो मेरे हिसाब से इसको तो होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को बाई करना है तो बाई भी किया जा सकता है। और टारगेट आप लेके चलिए 1550 से लेके 1650। थोड़ा सा बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, मगर आपको जो व्यू पॉइंट होगा 1.5 से 2 महीने का होगा। मेरे हिसाब से 15-20% का इसमें अपमूव बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। आरएसआई और एडीएक्स भी बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी होते हुए दिख रहा है। 2 ही दिन पहले कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के जब नंबर्स आए थे, उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट भी काफी बुलिश थी। 6% तब ये स्टॉक चला था और तब भी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है ये कहा गया था। यहां से आगे भी ऑर्डर विन्स की खबर लगातार आ रही है, तो ऑर्डर बुक की स्थिति और ज्यादा मजबूत होती दिखेगी। स्टॉक में रिएक्शन आना ही है। 6% की मजबूती हमने नतीजों के साथ देखी थी। आज ये न्यूज एंड फ्लो पर फिलहाल थोड़ा बहुत रिएक्ट करता हुआ ये स्टॉक। लेकिन हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, अमोल आठवले अब हमारे साथ है। अमोल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। बाजार पर आपका नजरिया बताएं, स्टॉक वाइज आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से शुरुआत कर लेते हैं। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। अबाउट पिक्स अगर हम शुरुआत करते हैं तो रैडिको के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 4640 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 4850 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4550 का। जिस तरीके का सेटअप है स्टॉक कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन कंसिस्टेंटली स्टॉक ने मेंटेन किए हुए। जिस तरीके का सेटअप है वो दिखा रहा है कि अप ट्रेंड जो बना हुआ है वो शॉर्ट टर्म में आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा ग्रासिम के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 3245 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट आ रहे हैं 3400 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3185 का। एक डिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिवर्सल का थोड़ा सा इंतजार रहेगा, बट ये लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। यहाँ से अगर रिवर्स आता है तो मुझे लगता है ये वापस से 3400 तक ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। अबाउट निफ्टी अगर हम जैसे आपने पूछा था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कंसिस्टेंटली निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। रिवर्सल का इंतजार रहेगा 24,450 अगर एक क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है बुलिश मोमेंटम का एक्सटेंशन आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। उम्मीद यही करके चलते हैं कि बुलिश मोमेंटम वापस से लौटता हुआ दिखे। ये हफ्ता पूरा हमने देखा है मिक्स बैग रहा। एटलीस्ट इंडेक्स वाइज तो हमने एक रेंज में ही कामकाज देखा है। रचित, आपसे जानना चाहूंगी अशोक लेलैंड, देखिए इनके नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू इनलाइन है, मुनाफे के फ्रंट पर भी इनलाइन और मार्जिन तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट का रुझान है। और कंसर्न इनफैक्ट ये है कि इनकी राइजिंग मटेरियल कॉस्ट जो है वो कंपनी के और बिजनेस के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो रही है। रिगरस कॉस्ट सेविंग एफर्ट जरूर कर रही है कंपनी, बावजूद इसके यहां पर हम देख रहे हैं इनफैक्ट हाईएस्ट एवर कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम भी कंपनी ने पोस्ट किए हैं, जो कि 10% की बढ़ोतरी है सालाना आधार पर। क्या आपको लगता है गिरावट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है? क्योंकि पॉजिटिव्स ढेर सारे हैं, बस ये एक रॉ मटेरियल राइजिंग कॉस्ट का जो सिचुएशन है वो कंपनी के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट कर जा रहा है। हालांकि कंपनी कई सारे इनिशिएटिव ले रही है इसे ठीक करने के लिए। मैम गुड आफ्टरनून। देखिए ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जो हम थोड़ा सा करेक्शन देख रहे हैं हायर लेवल्स पे, एक कंसर्न है कंपनी की तरफ से, और रिजल्ट्स के बाद जो हम ये करेक्शन देख रहे हैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ही यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो देखिए बहुत क्लियर केस सिर्फ अशोक लेलैंड के लिए नहीं, पूरे स्पेस के लिए ये कंसर्न है। और इवेंचुअली हम देखते हैं मैम कि कुछ टाइम में ये पास ऑन होने लग जाता है कस्टमर्स से ही, कहीं ना कहीं दे इवेंचुअली ट्राई टू गेट इट आउट ऑफ द कस्टमर्स। 24 जुलाई को 151 लेवल्स पे था, एक अच्छा अपमूव दिखाया और उसके बाद हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है।
yes, we will use it as an opportunity, क्योंकि अब जैसे ही गोइंग फॉरवर्ड आपको रिजल्ट्स के बाद री रेटिंग और सारी चीजें होती हुई दिखेंगी, 178 लेवल्स को ब्रीच करके ये क्लोजिंग करेगा। उसके बाद फर्दर अप मूव आएगा 194 एंड 194 के बाद 224। 194 हो सकता है आपको एक फोर्टनाइट में देखने को मिल जाए, और 224 लेवल्स के लिए वी माइट हैव टू वेट फॉर अ क्वार्टर। ठीक है, तो चलिए अशोक लेलैंड पर ये रहा है। फिलहाल 2% के आसपास की गिरावट का ट्रेंड यहां पर देखने को मिला है। लोकेश जी, एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर एक राय आपसे मैं जानना चाहूंगी। एक न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, कंपनी अपने हाई एंड प्रीमियम यूटिलिटी पोर्टफोलियो को एनहांस कर रही है और इसी तर्ज पर कंपनी ने नए ट्रैक्टर मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं और इंडस्ट्री फर्स्ट 8 ईयर ट्रांसफरेबल वारंटी इसके तहत दी रही है कंपनी। अच्छी मजबूती है स्टॉक में। ये खबर आने के साथ साथ स्टॉक रिएक्ट करता हुआ टेक्निकली भी क्या यहाँ से फर्दर अपसाइड चार्ट्स में नजर आती है? एग्जिस्टिंग पोजीशन पर क्या एंट्री के मौके बन रहे हैं? किसी के पास है तो होल्ड किया जा सकता है, बट नया बाई करना अभी सलाह नहीं होगी, बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो 3200 के करीब उसका लेवल है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जितनी बार ये 3200 के पास जाएगा वहां पर एक सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो 100 पॉइंट तक का बड़ा मूव हमें नहीं लगता यहाँ पर कोई बड़ा मूव है। तो अभी के लिए अवॉइड जोन में रखेंगे। अगर किसी के पास है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें 3000 के लेवल पे और इसको होल्ड करें, बट वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा। 3200 निकलेगा, उसके बाद ही इसमें नया बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ओके, 3200 के लेवल के ऊपर कन्विक्शन बढ़ेगा। फिलहाल पोजीशन है तो उसे बचाकर रखे, लेकिन नई पोजीशन के लिए रुकना होगा। 3200 के लेवल्स को एक बार वॉच आउट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अशोक लेलैंड पर अर्चित से उनकी राय हमने जानी। अशोक लेलैंड के नंबर्स जो कि ठीक ठाक रहे, ऐसा भी नहीं है कि खराब थे नतीजे, बावजूद इसके शेयर में 3% की गिरावट है। अब हमने एक आइडिया टेक्निकल टेक तो दिया, लेकिन इसके पीछे की सारी डिटेल्स आपके लिए जानना जरूरी है। हमारे साथ अभी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। अशोक लेलैंड में अभी हम देख रहे हैं 3% की गिरावट आज दिन के दौरान नजर आई, अब भी 2% की बिकवाली है, क्या रही वजह? तो अशोक लेलैंड का जैसा कि आपने बताया है कि नंबर्स तो अच्छे हैं, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 7.8% का एबिटा मार्जिन, बट अशोक लेलैंड ने 10.1% का एबिटा मार्जिन डिलीवर किया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर उनके रेवेन्यू की बात की जाए और मुनाफे की बात की जाए तो रेवेन्यू में 10% साल दर साल की ग्रोथ दिखने मिली और मुनाफे में 3% साल दर साल की ग्रोथ देखने मिली। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, बट इसे एक तरीके का प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था अशोक लेलैंड से और उसके मार्जिन भी होल्ड अप करने के लिए। तो ये एक तरीके की प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। अगर उसकी वॉल्यूम्स की बात की जाए तो उसमें भी तकरीबन 10% की ग्रोथ देखने मिली और 48,763 यूनिट्स उन्होंने बेचे ये बीते हुए क्वार्टर में। मैनेजमेंट का कहना है कि जो कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन है और जिसके चलते उनके मार्जिन्स पे जो प्रेशर बन रहा है वो परसिस्ट करेगा आने वाले क्वार्टर में भी, क्योंकि राइजिंग मटेरियल कॉस्ट ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते एक कंसर्न है। तो कंपनी ट्राई कर रहा है अपने प्राइसेस को अच्छे तरीके से बढ़ाने का, कॉस्ट को कम करने का, बिजनेस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स अच्छा करने का और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को बिल्ड करने का, जिससे सही समय पर वो इन्वेंट्री बिल्ड करके उसका एक मुनाफा कमा सके। बात की जाए उनके मार्जिन्स की तो वो काफ़ी आउट परफॉर्म किए एस्टिमेट से और एक तरीके की प्रॉफिट बुकिंग हमें स्टॉक में देखने मिली, जिसके चलते स्टॉक तकरीबन 2 से 3% नीचे है। शुक्रिया ये सारे के सारे नतीजे बताने के लिए। तो अशोक लेलैंड करीब 2% की गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। थोड़े से वीकर साइड पर इसके नंबर्स आए हैं और बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको लेकर निराशा बनी है। 173 रुपये के आसपास के भाव हैं, लेकिन 150 रुपये के आसपास या 180 रुपये के आसपास तक की जर्नी बड़े अच्छे तरीके से तय की थी अशोक लेलैंड ने। लेकिन एक और स्टॉक है जो हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और शेयर का नाम है BLS इंटरनेशनल। 230 रुपये पर सपोर्ट लिया और वहां से चलते चलते 280 रुपये के आसपास के भाव हैं और महीने भर में लगभग हम देख रहे हैं कि 20% के आसपास के रिटर्न मिल चुके हैं और बाजार जरूर थोड़ा सा इस हफ्ते परेशान किया है, लेकिन इस शेयर ने जो तेजी की जो चाल है उसको बरकरार लगातार रखा है और अब 280 रुपये के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। BLS इंटरनेशनल, इसके जरा चार्ट चेक कीजिए रची जी, कैसा लग रहा है आपको? क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए? क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी नुआमा की और नुआमा ने जो टारगेट दिए हैं वो मतलब इस भाव से ऑलमोस्ट 60-65% ऊपर के हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक सर, और
बहुत क्लियरली इसके बारे में मैं एक चीज बात करूंगा कि लोअर लेवल्स पे हमने कितनी बार इसको डिस्कस भी किया था और हमने ये बात भी करी थी कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन के चलते जो हम इसमें करेक्शन देख रहे थे, क्योंकि इनका इंटरनेशनल ट्रैवल का ही पूरा का पूरा एक काम है, वीजा एप्लीकेशन का काम है, वो बहुत हद तक अनहर्ड होता हुआ दिखा, क्योंकि ट्रैवलिंग रही, थोड़ी डेस्टिनेशन बदल गई। और डेफिनेटली इस रिपोर्ट में भी एक अच्छा हमको एक ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी हम देखें जून क्वार्टर में मार्च के कंपैरिजन में इंप्रूव होते हुए आपको दिखे थे। एक 200 मूविंग एवरेज 280 82 लेवल्स के बीच में ये जो एक लेवल है जहां पे ये अपने आप को पोजीशन कर रहा है, इसके ब्रेकआउट के आते ही आपको अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट लेवल हम जो इस ब्रेकआउट के बाद देख रहे हैं वो निकल के आ रहा है 336, और 336 के बाद बहुत कंफर्टेबली 370 के लेवल्स दिखा सकता है। पोजीशन है, बने रहे। अगर नहीं है तो या तो आप ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं, या ब्रेकआउट का इंतजार अगर नहीं करते हैं तो स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए। यहां से लेकर 264 तक के लेवल्स में आप अपनी पोजीशन पूरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये राय होगी वीएलएस को लेकर। और बैक टू बैक 2 क्वार्टर में इन्होंने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं वीएलएस ने। और नुआमा की इस पर बाय की रेटिंग के साथ 431 रुपए के टारगेट हैं, तो काफ़ी बड़ा अपसाइड वो शेयर में यहाँ से मान के चल रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक जिसके कि नंबर अच्छे आए थे और हमने देखा था कि मुनाफे में 4 फोल्ड ग्रोथ था, यानी कि 4 गुना हो गया था मुनाफा। और देवयानी के शेयर में जो तेजी है वो भी लगातार हम देखने की जारी है। और अगर बीएलएस 1 महीने में लगभग 20% चला है तो 1 महीने में लगभग 30% चला है। और आज हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सत्र की गिरावट से उभर के शेयर लगभग 4% ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 144 रुपए के भाव आपकी स्क्रीन पर। अमोल भाई, देवयानी को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या टारगेट्स आप यहां से देख रहे हैं? क्या नई पोजीशन बनानी चाहिए या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में विचार करना चाहिए? मुझे लगता है जिस तरीके का मोमेंटम मिला है और अगर आप प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके 135 का ट्रेल स्टॉप लॉस आप कर सकते हो। तो रीजन बिहाइंड दैट, एक तो स्टॉक काफी प्रॉमिसिंगली चला है, 20-25% का रैली हुआ है। दूसरा, मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन है, तो शायद साइडवेज मोमेंटम या करेक्शन भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और तीसरा रीजन इंपॉर्टेंट ये है कि 140 150 एक ऐसा रेंज रहा है जहां पे स्टॉक रिवर्स हुआ था लास्ट टाइम, एक वीकली चार्ट पे दिखा रहा है, और वो करेक्शन काफी डीप चला था। तो उसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो एक आइडियल स्ट्रेटेजी होगी, और जिनके पास है उनको 135 का ट्रेल स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, ये राय होगी आपकी देवयानी इंटरनेशनल को लेकर। लेकिन रचित जी, डिफेंस को लेकर आप भी काफी बुलिश हैं और आपके हमने स्टॉक्स में नोटिस किए कि डिफेंस वाले शेयर रहते हैं आजकल। एचएएल को लेकर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि एचएएल के हमने देखा था कि Q1 के नंबर अच्छे आए थे। प्रॉफिट में और रेवेन्यू दोनों में लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ थी। और वैसे देखा जाए तो डिफेंस का ये तो लीडर है ही, मार्केट कैप के लिहाज से भी और ऑर्डर बुक के लिहाज से भी। 5,000 रुपए के ऊपर फिर से निकल गया। कल हमने देखा था कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन आज तेजी को फिर से रिज्यूम किया है और 5,025 रुपए के भाव, 5,028 रुपए के भाव स्क्रीन पर हैं। एचएल में क्या तेजी यहां से कर सकते हैं? पोजीशन लेनी चाहिए? अभिषेक सर बिल्कुल, और डिफेंस में कवरेज लोअर लेवल से भी रहा है, और एचएल को आप ऐसे ले लें कि एरो डिफेंस का एक कंप्लीट मिक्सचर एंड प्रॉक्सी प्ले है। अगर हम बात करें इंडियन एरो डिफेंस की, आप चाहे ड्रोन्स की बात करें, टू एन एक्सटेंट मिसाइल्स, पूरा एरियल सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं एचएल ही करता है। नंबर्स जो इस वीक हमने देखे इंस्पायरिंग थे। फर्दर अपमूव आपको जरूर देखने को मिल सकता है। आप अगर यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, सबसे पहला लेवल 5127 जो कि इस रनअप के बहुत पास आता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही उन लेवल्स को ब्रीच करेगा आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 5460 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है। और डिफेंस स्पेस में अभिषेक सर, आज हम और भी स्टॉक्स में मोमेंटम देख रहे हैं, जैसे आइडिया फोर्ज और बीडीएल। हमने सुबह आज प्री ओपनिंग में कवरेज अपना किया था, और आप देखें अभी बीडीएल बस फर्स्ट टारगेट हिट हुआ ही है। 375 लेवल्स पे बाय कॉल इनिशिएट करी थी, 415 का पहला टारगेट था वो कि हिट हो चुका है। थोड़ा सा वॉलेटाइल है रिजल्ट के बाद, इसलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, बट 419 का हाई रजिस्टर कर चुका है।
ठीक है, ये राय होगी एचईएल को लेकर भी और भारत डायनामिक्स को लेकर भी अपडेट दे दिया रचि जी ने। और एचईएल की बात करें तो हमने देखा है कि देखिए नंबर तो अच्छे आए, अनुमान से बेहतर नंबर आए, ब्रोकरेजेस का कन्वेक्शन है शेयर को लेकर। और अगर हम अप्रैल से लेकर अब तक बात करें 4-4.5 महीने में तो लगभग 40% की या फिर उससे ज्यादा के रिटर्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर कमा के दे चुका है। और अभी भी आप वैल्यूएशन से अगर देखेंगे ना तो कोई बहुत ज्यादा प्राइसी नहीं हुए हैं, ये आपके पक्ष में है। और यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं थोड़े से वीकर मार्केट सेंटीमेंट के बीच में भी अपनी तेजी को कंटिन्यू किए हुए हैं अच्छे अर्निंग्स के दम पर। लेकिन चलिए काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रचि जी, अमोल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और शेयर आपके लिए हम खोज कर लाएंगे, आपने जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और चलिए कुछ और एक्शन वाले शेयरों की कर लेते हैं बातचीत। जुबिलेंट फूड को एक बार लेकर आइए क्योंकि नए तेजी के सौदे यहाँ बनते हुए अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक आज खुला काफ़ी तेजी के साथ, हालांकि उतनी तेजी तो नहीं रही लेकिन फिर भी अब भी 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 17-18-19% चल चुका है ये शेयर और बेहतरीन तेजी देखने को मिली है पिछले एक महीने के अंदर। आप देखिए थोड़ा एक नेगेटिव रिएक्शन कल देखने को मिला था, वहां से आज शार्प अप मूव देखने को मिला और आज नए तेजी के सौदे, नए लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक राय रचित जी से लेते हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर? क्योंकि देखिए अगर एक साल में देखेंगे ना तो वेल्थ क्रिएटर नहीं रहा है, 21% डाउन टर्न ही आपको नजर आएगा इसमें, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर अच्छा चला है। रचित जी क्या राय होती है आपकी? देखिए विकास भाई, आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और कल जो इनके 2-3 सेंटर्स पे एक छापा मारा गया था उसको लेके जो एक नेगेटिव न्यूज थी उसके कारण से हमने एक सेलिंग प्रेशर हल्का सा हावी होता हुआ देखा था। आज आप देखें तो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस को इसने हिट करने की कोशिश करी है जो कि कहीं ना कहीं 521 से 524 की रेंज पे आ रहा है और वहां से थोड़ा सा रिट्रेस किया है। बट टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस अबव 494, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। वापस अटेम्प्ट करता है और वहां से ब्रेकआउट देगा तो आपको फर्दर अप मूव देता हुआ दिख सकता है जो कि इसको 556 लेवल्स तक जाता हुआ भी आप बहुत नियर टर्म में देख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यहां से अभी इसमें स्ट्रेंथ और बाकी है, अप मूव भी और बाकी है। ठीक है, एक महीने में देखिए 20% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक और अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है और तेजी आ सकती है यहाँ पर। ये राय आपको रचित जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए एक और मेहमान अब हमारे साथ हो रहे हैं शामिल शो में। एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया जी हमारे साथ शो में हो रहे हैं शामिल। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। एक आपकी कमेंट्री मार्केट पर चाहिए क्योंकि देखिए 100 पॉइंट का एक रेंज है, उसी में फंसा हुआ सा बाजार आज के दिन रहा है। 300 का लो है, 400 का हाई है, इसी के बीच हम ट्रेड करते हैं, आसपास ट्रेड करते रहे हैं पूरे दिन। क्या राय आपकी है निफ्टी के ऊपर और उसके बाद फिर आपके स्टॉक्स भी समझना चाहेंगे हम। तो गुड आफ्टरनून। तो देखिए निफ्टी तो एक रेंज में ही फंसते हुए दिख रहा है और इंडिया विक्स भी देखें तो अपने लोअर बैंड की तरफ ट्रेड कर रहा है, 12 के नीचे सस्टेन हुआ है 11.26 के आसपास इंडिया विक्स से, जो कि दिखा रहा है कि इस लोअर इंडिया विक्स के चलते हमने देखा कि एक काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी निफ्टी पे होते हुए दिख रही है। निफ्टी 24,300 जो कि अपना ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास सपोर्ट लेके वहीं पे होल्ड आउट करते हुए देखने को मिल रहा है। बट कॉल राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो 24,400, 450, 500 ये तीनों ही स्ट्राइक पे बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि अभी तो जब तक कोई बड़ा मूव बियॉन्ड 24,450 नहीं बनता है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही रहेगी। लुकिंग एट द बिहेवियर ऑन द डेटा ऑल्सो हमको लगता है कि अभी एक इंडेक्स में बहुत ही नैरो रेंज रहेगी, 24,300 के आसपास सपोर्ट है, वहां बाय करें एंड 24,350 से लेके 400 के बीच में बेचे भी। तो बहुत छोटी रेंज का ट्रेड निफ्टी में अभी प्ले आउट होगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है तो वहां फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी में जब तक 57,700-800 का दायरा क्रॉस नहीं होगा, हमें बैंक निफ्टी में भी अभी लगता है कि कुछ समय के लिए एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। डाउन साइड में 57,200 300 के आसपास के सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी टाइट रेंज में ही मार्केट हमें लगता है ट्रेड करेगा। तो हो सकता है अगला हफ्ता एक डिसाइसिव वीक जैसा साबित हो, बट अभी तो हमें लगता है कि कुछ समय कंसोलिडेशन रहेगा। और थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है अभी फिलहाल, तो ये राय आपको बाजार में
मिल रही है राजेश जी की तरफ से और एक रेंज में ही फंसता हुआ बाजार अभी फिलहाल नजर आ रहा है, छोटी सी रेंज है। चलिए एक काम करते हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं कि स्टॉक्स कौन से हैं जो राजेश जी के रडार पर है। राजेश जी, स्टॉक्स कौन से लेकर आए हैं आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए? और पहला स्टॉक पसंद आ रहा है एपीएल अपोलो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली पिछले 2 हफ्तों में, और जिस तरीके से स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है एपीएल अपोलो और डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव साइड के लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे, तो हमें लगता है ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 2150 2170 की तरफ बन सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2060। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है सुप्रीम इंडस्ट्री। देखें तो स्टॉक में करेक्शन का दौर यहाँ पे चलते हुए देखने को मिला है, और पिछले 5-6 हफ्तों में देखें तो स्टॉक में जो सप्लाई प्रेशर थी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुआ है, और स्टॉक में एक रिकवरी लोअर साइड से बनी है। वीकली चार्ट पे अगर इसके सेटअप को एनालाइज करें तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली इंडिकेशन है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अब अगर ये स्टॉक 35 और 35-30 के ऊपर बना रहता है तो इसका नेक्स्ट पड़ाव जो बनेगा वो 3750 की तरफ बढ़ सकता है। तो 3750 के टारगेट के लिए बाय करेंगे, 35-30 का स्टॉप लॉस रखेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर ये एक राय राजेश दी की तरफ से, उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इस बीच अडानी एनर्जी से जुड़ी एक खबर, वाइजैक पावर ट्रांसमिशन के 100% हिस्सेदारी खरीदने की योजना अडानी एनर्जी इस वक्त बनाकर चल रही है। सो बिजनेस एक्सपेंशन, कारोबार विस्तार की तर्ज पर वाइजैक पावर ट्रांसमिशन पर पूरी हिस्सेदारी खरीदने की योजना की खबर, और इस खबर का असर है जो कि स्टॉक में एक रिएक्शन के तौर पर भी आता हुआ दिखा है। अडानी एनर्जी पर रचित कोई टेक देना चाहेंगे? इस वक्त अच्छी मजबूती पर ट्रेड करता हुआ कमजोर बाजार में। देखिए मैम, अभी 50-डे मूविंग एवरेजेस बस टेस्ट किया था इसी वीक, और उसके बाद ये अपमूव एंड बैक बाय दिस न्यूज। हम समझते हैं जब तक आपको ये 1578 क्लोजिंग बेसिस ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। पहला लेवल 1668 और उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो 1740 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। और कल ही एक खबर भी आई थी एमएससीआई के जो रीजिग जो 30 सितंबर से इस महीने के अंत से इनफैक्ट लागू होती हुई दिखेगी, 1 सितंबर से एप्लीकेबल होगी, जिसमें लॉरस लैब ग्रो के साथ साथ अडानी एनर्जी सोल्यूशन भी है जिसकी एंट्री होती देखने को मिलेगी। सो नए रीजिग और एंट्री के तर्ज पर स्टॉक पर भी नजर रखनी है, और अब ये नई खबर भी पॉजिटिव आती हुई। राजेश जी, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स पर एक राय आपसे मैं जानना चाहूंगी। अब तो खैर इस वक्त स्टॉक जो है अपर सर्किट पर लॉक हुआ है, आज दिन की शुरुआत से ही इसने तेजी की चाल पकड़ी और सीधा अपर सर्किट लग गया, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल स्पेस काफी अच्छे नतीजे और नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने गाइडेंस को भी बढ़ाया है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में हर तरफ से तेजी के ट्रिगर्स हैं और इसी वजह से अपर सर्किट भी। क्या राय होगी गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स पर? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आया है आज के सेशन में, और अगर हम देखें तो जिस तरीके से अपर सर्किट है स्टॉक, तो ऑलमोस्ट ये महीने में अगर हम देखें तो 30% के आसपास के गेन ये स्टॉक में बने। हालांकि स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से सेटअप चेंज हुए हैं स्टॉक के, एक रिवर्सल यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट मीडियम टर्म में जिस तरीके से स्ट्रेंथ लौटी है चार्ट पे, 2450 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेल करें अब, और अगर ये इसके ऊपर बना रहता है तो हो सकता है स्टॉक में नेक्स्ट जो टारगेट बनना चाहिए वो करीब 2750 की तरफ बन सकता है, जो कि जुलाई 2025 के स्विंग हाई थे स्टॉक के। तो 2750 के आसपास हमें लगता है कि नेक्स्ट पड़ाव इसका देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ से आगे भी 2700 और ऊपर के स्तर नजर आ सकते हैं गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स पर। अच्छे नतीजे, मैनेजमेंट कमेंट्री, ग्रोथ ट्रिगर्स और गाइडेंस में बढ़ोतरी का असर यहाँ पर देखने को मिला है। राजेश जी और रचित जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे और फिर उनसे बीटीएस एसटीबीटी ट्रेड्स भी जानने हैं, और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन भी 3:15 बजे के बाद शुरू होगा। इन तमाम चीजों पर फोकस रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और अब चलिए जरा रुख करते हैं कुछ ऐसे शेयरों में जो आज ट्रेंड जो है वो नेगेटिव दिख रहा है,
और उनमें एल्यूमिनियम शेयरों की बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए नाल्को आप देखेंगे तो 6% नीचे आपको नजर आएगा। आज निफ्टी मेटल का टॉप लूजर बना हुआ आपको नजर आएगा। उसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम में देखिए तो हिंडाल्को भी 1% नीचे आपको नजर आएगा। एक और कंपनी जो रिसेंटली डिमर्जर के बाद लिस्ट हुई है, एल्यूमिनियम में बड़ा एक्सपोजर है उसका, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ग्रुप की कंपनी, और उसमें भी आज आपको करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। तो तमाम एल्यूमिनियम वाले शेयर्स हैं आज कमजोर, निफ्टी मेटल भी कमजोर। हुआ क्या है जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक के पास इसकी पूरी रिसर्च है, उनसे जरा समझते हैं कि एल्यूमिनियम शेयरों में आज क्या परेशानी दिख रही है, और उसके बाद फिर राय भी इसके ऊपर लेंगे। अभिषेक, क्या कहती है आपकी रिसर्च, आखिर क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इन तमाम शेयरों के अंदर? विकास, देखिए एल्युमिनियम सेक्टर में हो क्या रहा था कि कहीं ना कहीं प्राइस का सपोर्ट था, इसके अलावा सप्लाई थोड़ी सी तंग थी, और हम देख रहे थे कि अर्निंग भी अच्छे आए, तो लगातार अपमूव में थे शेयर, और एक साथ हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें ना रिवर्स होती नजर आ रही हैं, और उसका असर हमें शेयरों पर देखने को मिल रहा है। 7 हफ्ते की ऊंचाई पर जाने के बाद एल्यूमिनियम की कीमतों में नरमी आई है, और एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम की कीमतें करीब 1.5% गिरकर 3285 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गई हैं। और यही नहीं, एल्यूमिनियम की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से भी कीमतों पर दबाव बना है। नॉर्वे की एक ग्लोबल दिग्गज कंपनी है नॉर्स्क हाइड्रो, और इन्होंने इनके ब्राजील की एक रिफाइनरी है जिसका नाम है एल्यूनॉर्ट, उसमें उन्होंने उत्पादन बढ़ाया है। और जो नॉर्स्क हाइड्रो है ये नॉर्वे की बड़ी एल्यूमिनियम और एल्यूमिना की रिफाइनिंग करने वाली ये कंपनी है। और इसके अलावा हमने देखा था कि मिडिल ईस्ट में जब युद्ध चरम पर था और वहां पर सप्लाई काफी ज्यादा गिरी थी, और उसके चलते हमने देखा था कि कीमतों को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, और उसके चलते एल्यूमिनियम वाले शेयर भी चल रहे थे। अब ये नॉर्स्क हाइड्रो जो कंपनी है, नॉर्स्क हाइड्रो नॉर्वे की जो कंपनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बड़ी जायंट है दुनिया भर की, और ब्राजील में भी इनका एक प्लांट है एल्यूनॉर्ट करके, और 12 अगस्त को एल्यूनॉर्ट ने उत्पादन घटाकर करीब 50% कर दिया था, क्योंकि गैस की सप्लाई को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि एल्यूमिना की कीमतों में और एल्यूमिनियम शेयरों में 12 अगस्त को यानी कि परसों के सत्र में तेजी हुई थी। लेकिन अब ब्राजील के रेगुलेटर ने एल्यूनॉर्ट को गैस इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है, और एल्यूनॉर्ट ने अपने गैस सप्लायर CELBA के साथ एक समझौता कर लिया है। तो गैस की सप्लाई सुधारने से हुआ यह है कि शॉर्टेज का जो डर था सप्लाई को लेकर वो कम हो गया है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम की कीमतों पर प्रेशर आया है, और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम वाले शेयर हैं उनके ऊपर भी गिरावट आ रही है। लेकिन नैल्को पर ज्यादा असर क्यों आ रहा है? आप ये देखिए कि FY26 में नैल्को के एबिट में एल्यूमिना का जो हिस्सा था वो 27% पर था, और एल्यूमिना के भाव में गिरावट आगे के अर्निंग आउटलुक के लिए काफी अहम है। एल्यूमिनियम मार्केट में सरप्लस है 2026 में 1.6 मैट्रिक टन का, और 2027 का जो अनुमान है वो है 0.5 मिलियन टन का। तो ये अनुमान है। लेकिन अगर हम हिंडाल्को की बात करें तो उनके लिए एक ट्रिगर नहीं, उनके लिए 2 ट्रिगर हैं। एक ट्रिगर तो जो हमने बताया आपके लिए कि क्या बाकी कंपनीज के लिए ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर ये है कि कंपनी ने आदित्य बिरला ग्रुप ने 1 जून से ब्रांड लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क लागू किया है, और हिंडाल्को को और हिंडाल्को की सब्सिडरी को आय का 0.25% रॉयल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। और ये जो रॉयल्टी फ्रेमवर्क आया है ये तमाम ग्रुप कंपनीज के लिए आया है जो बिरला ग्रुप के ब्रांड नेम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के चलते देखा था कि हमने कि कल भी तमाम शेयर आपको गिरते हुए दिखाई दिए थे, ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक। अब हर ग्रुप कंपनी के लिए अधिकतम जो रॉयल्टी सीमा है 225 करोड़ रुपए की है, और मैनेजमेंट ने रॉयल्टी अरेंजमेंट की पुष्टि कर दी है। तो ये रीजन है हिंडाल्को के लिए। तो हिंडाल्को के लिए कह सकते हैं कि डबल ट्रबल है। लेकिन एल्यूमिनियम के प्राइसेस का सॉफ्ट होना, सप्लाई का सुधरना, ये 2 की ट्रिगर्स है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर एल्यूमिनियम शेयरों में गिरावट आ रही है। और आज अक्रॉस द बोर्ड नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता एल्यूमिनियम के शेयर में आपको गिरावट नजर आएगी। इस बेहतरीन रिसर्च से आपको ये तो अंदाजा लग गया कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है। आपको क्लैरिटी अब मिल चुकी है नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता एल्यूमिनियम तीनों शेयरों के ऊपर। चलिए इस बीच कैश की क्लोजिंग जो FNO मार्केट वाले जो शेयर हैं, FNO वाले जो शेयर हैं, उनकी क्लोजिंग कैश मार्केट में हो चुकी है। यानी कि अब कैश में अगर आप उन्हें ट्रेड करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे ट्रेड FNO वाले शेयरों को। उनकी क्लोजिंग हो चुकी है, 3:15 का समय हो चुका है। चलिए अब एक काम करते हैं, बीच में आप देखिए एक नतीजे भी आते हुए नजर आ रहे हैं। फैक्ट के नतीजे आ रहे हैं। कंपनी लॉस में आ गई है। मुनाफे से 4 करोड़ का मुनाफा हुआ करता था, वहां से 62 करोड़ का लॉस आया है।
रेवेन्यू में हालांकि ग्रोथ दिख रही है। अब रेवेन्यू को देखिए 1043 करोड़ से बढ़कर 1253 करोड़ का, लेकिन एक शार्प कट दिखा है नतीजों के तुरंत बाद कंपनी के शेयर प्राइस में। एक राय जरा इसके ऊपर लेते हैं। फैक्ट रचित जी जरा एक बार चार्ट्स को चेक कीजिएगा। फैक्ट क्या सपोर्ट लेवल है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के नतीजे थोड़े कमजोर से नजर आ रहे हैं। विकास भाई देखिए, स्ट्रेंथ ऑलरेडी इसमें कहीं ना कहीं एब्सकॉन्डिंग था और अब इन नतीजों के बाद थोड़ा सा पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर कहीं भी आपको बाउंस बैक मूव मिले आप एग्जिट करें, और अगर आप फाइनल स्टॉप लॉस इसमें कहीं लगाना चाह रहे हो तो 788 क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस के साथ रखें, क्योंकि उन लेवल्स को अगर ये ब्रीच करके नीचे मेंटेन करता है तो पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, और हो सकता है फिर ये सपोर्ट लेने के लिए 640 ऑड लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखे आपको। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। फैक्ट कमजोर नतीजे और मुनाफे के मुकाबले इतना घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है, अपने आप में ही हम देख रहे हैं काफी कमजोरी नतीजों के लिए दर्शाता है। 309 के लेवल पर 1.25% की गिरावट है। लेकिन फर्टिलाइजर के क्षेत्र में जल्द ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। जी हाँ, और मौजूदा सरकार का पूरा फोकस है हर क्षेत्र में इंडिजिनाइजेशन और स्वदेशीकरण का, और इसी तर्ज पर भारत को यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इस दिशा में सरकार ने अब बड़ा प्लान तैयार शुरू कर दिया है। एक्सक्लूसिव सूत्रों के मुताबिक अगले 2 साल में यूरिया के आयात को खत्म करने की रणनीति पर काम चल रहा है। इसी सिलसिले में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक रखी। आखिर क्या है पूरी खबर, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, विस्तार से सब कुछ एक बार समझ लेते हैं हमारी सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताएं फर्टिलाइजर क्षेत्र में क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से दरअसल सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट बैठक की है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ यूरिया इंपोर्ट के मसले पर, और कई तरह की रणनीति तैयार की गई है मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि आने वाले कुछ सालों में यूरिया इंपोर्ट कम्प्लीटली रोका जाए, बैन किया जाए। इनफैक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ाई जाए कि यूरिया इंपोर्ट की ज़रूरत न पड़े। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पहले ये जो डेडलाइन है वो 2025 तक तय किया था, जिसके तहत यूरिया इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली रोकने की रणनीति तैयार की गई थी, लेकिन कई तरह की इशू जिसमें जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ भी शामिल है, उसकी वजह से ये टारगेट अचीव नहीं हो सका। अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री ने स्टेक होल्डर्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट बैठक की है, जिसमें इस बात की रणनीति जिसमें ये रणनीति तैयार की गई है कि अगले 2 सालों के अंदर यूरिया इंपोर्ट्स कम्प्लीटली रोका जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट किए जाए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान पर चर्चा हुई है। जो गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के मकसद से, जैसा कि आपको पता है कि 2025-26 में जो यूरिया इंपोर्ट्स है वो 103 लाख टन है, और जाहिर तौर पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो इंपोर्ट के ज़रिए मीट किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस रणनीति पर काम कर रही है। इस बैठक में नेचुरल गैस सप्लाई के अलावा सूत्र बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, करंट प्राइसेस, डिस्बर्समेंट और जो सप्लाई चेन सिचुएशन है उस पर चर्चा हुई है, और कंपनियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो सफिशिएंट फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करें ताकि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट मीट की जाए, और जो सब्सिडी पार्ट है वो सरकार देखेगी और सब्सिडी की कोई कमी नहीं की जाएगी जहाँ तक कंपनीज का सवाल है। हालांकि एडिशनल सब्सिडी की जहां तक बात है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने जो प्रस्ताव भेजा है वित्त मंत्रालय को, इसमें 100% हाइक की सिफारिश की है जो मौजूदा प्राइस है और सप्लाई रिलेटेड डिसरप्शंस है उसको ध्यान में रखते हुए। हालांकि कितनी एडिशनल सब्सिडी का एलोकेशन होगा अप एंड अबव जो बजटरी अमाउंट है 1.71 लाख करोड़ का, उस पर अभी समीक्षा चल रही है। अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, और जाहिर तौर पे जो इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर फैसला लेगी, और इस वक्त फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय के साथ लगातार इस मसले पर चर्चा कर रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तरफ सरकार ने जहाँ एक नया डेडलाइन तैयार किया है यूरिया इंपोर्ट्स को रोकने से संबंधित, साथ ही साथ सब्सिडी के मसले पर भी कंपनीज को इस बात का भरोसा दिया गया है कि वो सफिशिएंट इंपोर्ट करें ताकि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो मीट की जाए और सब्सिडी एलोकेशन में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, बहुत शुक्रिया। काफी अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं आप। ये पूरी डिटेल्स हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। राजेश जी, एक टेक आपसे फर्टिलाइजर स्पेस पर भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप देखें अभी भी भारत में यूरिया उत्पादन और खपत के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और उसे ही भरने की कोशिश जारी है। इनफैक्ट सरकार का फोकस जो है वो ग्रीन अमोनिया और ग्रीन यूरिया पर भी है, लेकिन इन सब का असर फर्टिलाइजर पर स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट के तौर पर आता हुआ दिखेगा। कैसे देख रहे हैं इस खबर पर? इक्विटी मार्केट रिलेटेड फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर टेक क्या होंगे आपके? तो आई थिंक मानसी जी, यहाँ पे देखें तो फर्टिलाइजर पूरी स्पेस में ही देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला था और स्ट्रक्चर सभी स्टॉक्स के ऑलमोस्ट वीक जोन में ही है। बीट फैक्ट, आरसीएफ, ये सभी स्टॉक्स में अगर हम देखें तो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले। अगर हम देखें फैक्ट का स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट अपने क्रूशियल क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, जो कि ये करीब 802 रुपए के आसपास। अगर ये टूटता है तो फिर फर्दर और गिरावट बढ़ेगी और स्टॉक में फिर 770 तक की डाउन साइड भी ओपन होते हुए दिख सकती है। वहीं आरसीएफ में भी देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी वीक बना हुआ है। स्टॉक ने अटेम्प्ट जरूर किया था रिकवरी का, बट 130 135 के आसपास से वहां पे से वापस से इसमें सप्लाई प्रेशर आते हुए दिखा है। अभी हमें लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो है वो करीब 121 के आसपास है। अगर वो टूट जाता है तो फिर इसमें भी 116 115 की तरफ डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक ही है। छोटे मोटे उछाल में अगर आपके पास ट्रेड है लोअर साइड का तो आप उछाल में निकलना ही सही स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो चलिए निकलने के बारे में ही सोचे। फर्टिलाइजर में इस वक्त हम देख रहे हैं काफी हद तक वॉलेटाइल सिचुएशन सिनेरियो पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। रचित, एक टेक इप्का लैबोरेटरीज पर भी आपसे जानना चाहूंगी। आज स्टॉक में गिरावट का रुझान नजर आ रहा है और इनफैक्ट हम देख रहे हैं लैबोरेटरी स्टॉक्स की ही अगर बात करें, न्यूलैंड लैब ये भी इसी कैटेगरी का स्टॉक है। कंपनी के नतीजे हैं, नतीजों के ठीक बाद स्टॉक में एक रिएक्शन देखने को मिला था। आज के सत्र में स्टॉक को एक बार पुल अप करके देखना चाहिए। हॉस्पिटल लैबोरेटरी स्पेस पर तेजी के साथ ऑलमोस्ट 50% के गेन्स के साथ कामकाज कर रहा है। इस थीम को अगर प्ले आउट करना है फार्मा स्पेस को, फार्मा के इतर हॉस्पिटल, लैबोरेटरी, डायग्नोस्टिक, क्रैम, सीडीएमओ, कहां पर ज्यादा नजर जा रही है और कौन से पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हैं आपके रेडार पर? देखिए, पहले इक्का की बात कर लेते हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया है और आप देखिए नंबर्स के बाद आज थर्सडे को हमने एक अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप देखा था और वो टॉप आउट होके हल्का सा कूल ऑफ कर रहा है। बहुत ज्यादा वरीसम सिचुएशन नहीं दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 1680 लेवल्स पे एक सपोर्ट लेके और एक बाउंस बैक मूव जरूर दिखाना चाहिए, जो कि इवेंचुअली इसको 1780 और फिर 1890 लेवल्स तक लेके जा सकता है। इस अगर पूरे स्पेस को हम देखें तो कल भी जैसे हमने डिस्कस किया था मैम, ल्यूपिन की हमने बात करी थी। ल्यूपिन इज वन ऑफ आवर फेवरेट्स। उसके साथ साथ अगर देखें डॉक्टर रेड्डीज, ये भी अभी तक फार्मा स्पेस में उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। बैक बाय जो इंटरनेशनल इश्यूज और सारी चीजें ये लोग फेस कर रहे थे। अभी रिसेंट टाइम्स में जून क्वार्टर नंबर्स आए हैं, मार्च के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है सिग्निफिकेंट तरीके से। और अब जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, एक सप्लाई पॉइंट है 200 मूविंग एवरेज का 1260, उसको क्रॉस करने के बाद आपको 1380 लेवल्स तक ये लेके जा सकता है। हॉस्पिटल एज अ स्पेस की अगर हम बात करेंगे, एक अच्छा रनअप कर गया है और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए। लोअर लेवल्स पे हम पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप पी मल्टीपल्स देखेंगे, एस्ट्रेडियम जैसे 200 का पीई मल्टीपल पे जा चुका है, मणिपाल 103 के पीई मल्टीपल्स पे, थोड़ा सा कूल ऑफ होना इंपॉर्टेंट है फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। ये राय ओवरऑल फार्मा बास्केट पर आपको मिल चुकी है और चुनिंदा प्लेयर्स भी रचित जी के फोकस रेडार पर जो है उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। लेकिन चलिए कैश मार्केट की क्लोजिंग में अब करीब 5 मिनट बचे हैं और आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और इवेंट्स क्या होंगे। हर रोज की तरह अर्चना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इवेंट्स की लिस्ट लेकर। अर्चना, बताइए आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं?
जी, अगले हफ्ते यानी 17 से 21 अगस्त के बीच काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स मार्केट के लिए लाइंड अप है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 17 अगस्त से इंडो एमआईएम के क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी होंगे। वही फिनोटेक्स की बोर्ड की बैठक है जहां फंड रेजिंग पर विचार हो सकता है। आईपीओ की तरफ देखें तो ललिता ज्वेलरी मार्ट और हराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स के आईपीओ खुलेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस के क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के डेटा इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं चाइना के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी होंगे। जापान के जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 18 अगस्त की बात करें तो 18 अगस्त में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो किर्लोस्कर न्यूमैटिक की बोर्ड स्टॉक स्प्लिट पर विचार कर सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल की बोर्ड फंड रेजिंग पर विचार करेगी। वहीं सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ ओपन होगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स के डेटा भी जारी होंगे और यूके की अनएम्प्लॉयमेंट रेट के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए। 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को लोहिया कॉर्प के क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी होंगे। वहीं ललिता ज्वेलरी मार्ट और हराइजन इंडस्ट्रियल पार्क का आईपीओ क्लोज होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। साथ ही गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ ओपन होगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस के एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स जारी होंगे और साथ ही यूके और यूरोप के सीपीआई डेटा के ऊपर भी मार्केट की नज़र रहेगी। यूके की तरफ देखें तो यूके के हाउस प्राइस इंडेक्स के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए। 20 अगस्त की बात करें सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ क्लोज होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम और लीडिंग इंडेक्स के डेटा इंपॉर्टेंट होंगे। चाइना की तरफ देखें चाइना का लोन प्राइम रेट्स यानी एलपीआर पर मेजर फैसला आएगा और जापान के ट्रेड और फॉरेन बॉन्ड बाइंग के डेटा भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आखिर में बात करते हैं 21 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स की। इंडिया के एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ क्लोज होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। वहीं ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो यूएस, यूके, यूरोप और जापान के एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं यूके के रिटेल सेल्स के आंकड़े जारी होंगे और यूरोप के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ईसीबी सीपीआई एक्सपेक्टेशन के डेटा इंपॉर्टेंट होंगे। और आखिर में जापान के सीपीआई आंकड़े भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये थे अगले हफ्ते के टॉप ट्रिगर्स। तो इवेंट्स के ट्रिगर्स की भरमार है अगले हफ्ते और पूरी की पूरी लिस्ट अर्चना ने आपके सामने रख दी है। अच्छा, एक शेयर जो आज बहुत धूम धड़ाके के साथ खुला था और लगभग 11% ऊपर गया था, वेल्सपन कॉर्प, अपने गेंस को गंवाते हुए मोतीलाल ओसवाल ने वॉल्यूम रिकवरी के रिस्क को कहीं ना कहीं फ्लैग किया था। और वेल्सपन लिविंग इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वेल्सपन लिविंग का शेयर लेकर आगे, माफ कीजिएगा, वेल्सपन लिविंग, और 3-4% के आसपास के गेंस अभी रह गए हैं। और प्रॉफिट में हमने देखा था क्वार्टर वन के कि 83% का उछाल आया था और ये जो शेयर है ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया था। दिन के निचले स्तरों के आसपास राजेश जी क्या राय होगी आपकी? क्या ये डिप मौका है एंट्री करने के लिए? तो देखिए, स्टॉक ने एक अच्छा रनअप तो दिखाया लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो ब्रेकआउट तो अभी भी इंटेक्ट है, जो कि स्टॉक के बने थे करीब 153-155 के जोन में। तो जब तक ये 155 के ऊपर बना हुआ है, एज सच हमें नहीं लगता कि कोई पैनिक या एग्जिट की जरूरत है। 155 टूटता है तो ही एग्जिट करेंगे, अदरवाइज डिप में फ्रेश ऐड करना है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट एक मीडियम टर्म चार्ट पे बने हैं तो यहाँ पे 148 का स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन अभी हमें लगता है थोड़ा करेक्ट हो जाए, 155-153 के आसपास आए तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने का। और जैसे ही स्टॉक में हायर साइड पे 175 के लेवल जब सरपास होंगे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये स्टॉक में हमें लगता है दमकम है करीब 190 से 200 की तरफ बढ़ने का। ठीक है, ये राय होगी वेल्सपन लिविंग को लेकर। चलिए कैश मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और देखिए निफ्टी के और निफ्टी बैंक के जो फाइनल नंबर्स हैं ना कैश के, वो सामने आपके आ गए हैं। 315 पर जो लेवल सेटल हुए उसके मुकाबले ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा। 24,355 पर लेवल सेटल हुए थे 315 पे, और फाइनल जो CS यानी कि क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम के बाद जो लेवल निकल के आए हैं वो आए हैं 24,366 के। निफ्टी बैंक की बात करें
तो आज 150 अंकों के आसपास की गिरावट रही निफ्टी बैंक में। 57,500 के आसपास के लेवल आपको निफ्टी बैंक में नजर आएंगे। आज ये निफ्टी के स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने है। अब इनके जो लेवल थे सारे के सारे जो स्टॉक्स आपको नजर आएंगे, ये तो 315 पर ही सेटल हो गए थे, लेकिन उसके बाद सीएस के बाद जो लेवल्स आए हैं अब वो आपके सामने जरूर नजर आएंगे। एक बार फाइनल जो क्लोजिंग जो हुई है और जो आंकड़े जो निकल के आए हैं जरा उनकी बातचीत करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा 0.4% के गेंस के साथ। भारतीय एयरटेल ने कुछ छोटे डिनोमिनेटर वाले अपने प्लान्स बंद किए हैं प्रीपेड के, उसका फायदा मिला है। 0.3% ये शेयर चला है। अडानी पोर्ट्स में 2.5% के आसपास की तेजी हमने देखी। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर चला करीब 2.5% के आसपास। तो ये रहे आज के टॉप गेनर, जहां पर 2% से ज्यादा के गेंस रहे और यही निफ्टी के टॉप गेनर भी रहे। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कमजोर नतीजे आए। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के 4.5% ये टूटा। जियो फाइनेंशियल को लेकर कल खबर तो अच्छी आई थी कि बैंक ऑफ अमेरिका के साथ इन्होंने जियो क्रेडिट को लेकर एक डील की थी। उनका निवेश आएगा 18,000 करोड़ रुपए का बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से कंपनी में हिस्सेदारी बेच रहे हैं ये। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि शेयर में आज गिरावट आ गई करीब 2.5% के आसपास की। एशियन पेंट्स टूटा करीब 2% के आसपास, क्योंकि क्रूड थोड़ा ऊपर गया है $87 प्रति बैरल के आसपास आने के बाद। हिंडाल्को में आज फिर से गिरावट, कल के सत्र में भी ये शेयर गिरा था। इसके अलावा ओएनजीसी, एसबीआई, एनटीपीसी, इंटरग्लोब एविएशन में भी 1% से ज्यादा की गिरावट हमने आज के सत्र में देखी है। लेकिन अगर हम निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो आप तो देखेंगे कि आज जहां पर सबसे ज्यादा तेजी रही एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 10% डे हाई पर जाकर ये शेयर बंद हुआ है। एलजी इक्विपमेंट में करीब 0.6% की तेजी रही। जी एंटरटेनमेंट के लिए खबर आई कि सेट से इनको एक राहत मिली है और प्रमोटर अब पैसे डाल पाएंगे प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी में, और 4% से बढ़ के 24% स्टेक हो जाएगा प्रमोटर का। राहत की खबर से हमने देखा कि जी एंटरटेनमेंट में तेजी आई 5.5% के आसपास की। सेम इंडिया 5% चला। होनासा कंज्यूमर में करीब 4.5% की तेजी रही। वोडाफोन आइडिया आज हमने देखा कि आज ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा और इसमें तेजी रही 4.5% के आसपास की। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पर आज के सत्र में ना माहौल बढ़िया था। लेकिन आप नीचे देखिए भाव जो सेटल हुए हैं 3.15% से 77.9 से 31 पर था, और जो लेवल जो सेटल हुए हैं वो सेटल हुए हैं 78,009 पर। तो सीएस को लेकर जो अनिश्चितता जो अस्थिरता थी वो सेटल होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल निफ्टी में निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में आप देखेंगे कि करीब 80 अंकों के आसपास का प्रीमियम है। लगभग यही प्रीमियम कल के सत्र में भी हमने देखा था जब 3:30 बजे थे मार्केट में। तो और निफ्टी बैंक भी एक बार जरा लेकर आइए, क्योंकि निफ्टी बैंक 144 अंकों की गिरावट के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है 57,491 के लेवल पर, और प्रीमियम लगभग हम देख रहे हैं कि 200 पॉइंट के आसपास का निफ्टी बैंक में आपको नजर आएगा। तो ये कैश के और फ्यूचर्स के भाव दिखाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि कैश में क्लोजिंग हो गई है। फ्यूचर्स में अभी 10 मिनट तक ट्रेडिंग अभी और चलेगी, और आप अपने सौदे फ्यूचर्स के स्टॉक्स में जिनकी संख्या लगभग 225 के आसपास के हैं उनमें आप डाल पाएंगे। कुछ स्टॉक्स के बारे में जरा चर्चा करते हैं। एक राय में अडानी पोर्ट के शेयर को लेकर राजेश जी आपसे लेना चाहूंगा। अच्छी तेजी अडानी ग्रुप के लिए कल बढ़िया खबर निकल के आई, राहत निकल के आई है अमेरिका से, और हमने देखा कि तमाम अडानी ग्रुप के शेयर चले थे। ये जरा आप बताइए कि अडानी पोर्ट डे हाई के आसपास फिलहाल है, फ्यूचर्स में भी आपको करीब 1702 रुपए के भाव नजर आएंगे। क्या ट्रेड इसमें लेना चाहिए? आई थिंक बाय किया जा सकता है, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है अभी यहाँ पे, और स्टॉक में एक करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है कि हो चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से नीचे के लेवल 1640-45 के आसपास वो बेस को होल्ड आउट करके एक रिवर्सल बनाया है, और डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बट स्टिल जो मेजर कंफर्मेशन मिलेगा वो 1730 के लेवल को क्रॉस करने के बाद मिलेगा। अगर ये 1730 को क्रॉस करता है तो फिर कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट होने के साइन कंफर्म होंगे, एंड देन स्टॉक में 1800 तक की अपसाइड अनफोल्ड हो सकती है। ठीक है, 1800 तक की अपसाइड अनफोल्ड हो सकते हैं अडानी पोर्ट्स को लेकर ये व्यू। फ्यूचर्स में आप चाहें तो फिलहाल ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कैश में ट्रेड लेना हो तो आप कल बाजार खुलने के इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि अपसाइड जो बता रहे हैं राजेश जी वो काफ़ी अच्छा खासा है। एक और स्टॉक हमने देखा कि आज ना तेजी में लौटा,
और हम बात कर रहे हैं हेवल्स की। हेवल्स के शेयर में लगभग 2.25% के आसपास की तेजी है और ये स्टॉक 1300 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहां से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और फिर लौट के 2 दिनों की तेजी में वहां पर पहुंच गया है। फ्यूचर्स में एग्जैक्टली 1300 रुपये के भाव आपको नजर आएंगे। 2 रुपए का प्रीमियम है कैश के मुकाबले इस वक्त। रचित जी, राय आपकी हेवल्स को लेकर क्या होगी? चार्ट्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं, ठीक ठाक हैं, आपकी राय? देखिए, अभी आप जब इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो आप एग्जैक्टली डिफाइन कर रहे थे कोई भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे बार बार रहता है और हिट करने की कोशिश कर रहा होता है। हेवल्स का चार्टिकल पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। 200 डे मूविंग एवरेज आप देखिए, इसका अराउंड 1306 टू 10 के रेंज में है और उन्हीं लेवल्स पे जाके थोड़ा सा थकता हुआ दिख रहा है। जैसे ही इन लेवल्स को ब्रीच करेगा आप देखेंगे इसमें एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है और हम समझते हैं 1360 और उसके बाद 1430, ये 2 लेवल्स की आपको तैयारी करता हुआ दिख सकता है। बैक बाय द आइडिया कि आपने ये जो थोड़ा सा कूलिंग ऑफ देखा था, जून में थोड़े से नंबर्स कूल ऑफ हुए थे और सिक्वेंशियली आप देखेंगे जून थोड़ा सा इनका टेपेड भी जाता हुआ दिखता है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर्स भी इंप्रूव होंगे और जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करेगा फर्दर अप मूव देगा। ओके, तो चलिए, तेजी है, तेजी जारी रहेगी। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसे ब्रीच करना है। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में राजेश जी काफी अच्छा एक्शन नजर आया। बाटा के स्टॉक में आज हम चर्चा कर रहे थे और साथ ही वोल्टास में भी दिन भर हमने देखा नए ताजा लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नजर आए और एक समय हमने देखा वोल्टास के स्टॉक प्राइस में ऊपरी स्तर पर करीब 1350 के लेवल्स के आसपास भी जाने की स्टॉक ने कोशिश की। क्या राय होगी कंज्यूमर ड्यूरेबल में, इन पर्टिकुलर बाटा, वोल्टास जैसे स्टॉक्स पर? तो मानसी देखिए, वोल्टास में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्टॉक अटेम्प्ट जरूर कर रहा है रिकवरी का। बेस यहाँ पे 1250 1260 के जोन में बनते हुए दिख रहा है, बट इसका कंफर्मेशन होगा जब ये स्टॉक 1350 1360 के लेवल को डिसाइसिव मैनर पे क्रॉस करेगा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट रजिस्टर होगा। अबाउट 1360 आई थिंक इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 1460 1470 की तरफ। तो वोल्टास को हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। ब्रेकआउट लेवल आने के बाद ही इसमें बाय की एडवाइस रहेगी एट दिस मोमेंट स्टेटस को। बाटा इंडिया भी अगर हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में ग्रेजुअली यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए दिखा है। पिछले 4-5 महीनों से स्टॉक एक रेंज में रहा है। अपवर्ड रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन जिसे हम बोल रहे हैं वो बना हुआ है इसका करीब 785 से 800 के जोन में। तो ये सेलिंग एब्जॉर्ब करने के बाद अगर स्टॉक 800 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर बाटा इंडिया बाय किया जा सकता है एंड देन ऑन द डाउन साइड फिर उस समय हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे करीब 770 का। तो 800 रुपए के लेवल के बाद हमें लगता है कि एक कंफर्टेबल बाइंग जोन बनेगा स्टॉक का। तो चलिए, ये राय हमें मिल रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लेयर्स पर। लेकिन एक राय एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी रचित, बिफोर वी क्लोज फॉर द डे। बीएसई लिमिटेड, इनफैक्ट अगर आप देखें काफी हद तक वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहा है, लेकिन ऐसे बाउट्स भी आ जाते हैं जहां पर अच्छी मजबूती के साथ भी ट्रेंड कर जाता है। हालांकि पिछले 1 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे तो उतार चढ़ाव के बीच ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स एक्सचेंज एंसिलरी में बीएसई, आज के अंतर भी अगर कहीं आपका फोकस है तो? देखिए, बीएससी अभी थोड़ा सा कूल ऑफ आपको और होता हुआ दिखेगा और जिस तरीके से पोजीशन है 30 to 50 का एक सपोर्ट है, उसके उन लेवल्स को टच करने के बाद ही इसमें साइंस ऑफ रिवर्सल दिखेंगे। अभी इसमें वीकनेस ही दिख रही है। अगर हम देखें और कोई स्टॉक इस स्पेस में अच्छा लग रहा हो तो सीडीएसएल पे आप जरूर फोकस कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बार बार हायर लेवल्स को टच करके 50 डे 200 डे मूविंग एवरेजेस के बीच में होवर कर रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार ये ब्रेकआउट देगा जब 1364 लेवल्स के ऊपर आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अगर हम बहुत नियर टर्म की बात करें तो 1524 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो प्रेफर्ड जो पिक होगी वो सीडीएसएल होगी इस पर्टिकुलर स्पेस में। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक फाइनल सम अप मार्केट का आपको बता देते हैं। पूरा हफ्ता हमने देखा काफी हद तक मार्केट की परफॉर्मेंस जो है एक रेंज में ही रही। इंडेक्स में तो कोई खास अपमूव्स नजर आए नहीं, लेकिन एक्शन जो था स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर नजर आया।
टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ यहाँ से रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन नतीजों का सीजन Q1 परफॉर्मेंस बेहद अच्छी रही। बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स, हर तरफ छोटी मझोली कंपनियों के नंबर्स भी अच्छे और लगभग सारे सेक्टर्स के नंबर्स जो हैं अच्छे खासे आए और इसी वजह से स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ढेर सारी यूएस ईरान अपडेट्स जारी रहे ड्यूरिंग द एंटायर वीक और इसके साथ ही टाटा ग्रुप के स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर रहे। एन चंद्रा के रेजिग्नेशन की खबर आने के बाद इस हफ्ते की वन ऑफ द बिग न्यूज फ्लोज ये रही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाजार की चाल, हमने देखा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक दुरुस्त थी और कोई खास शॉक या सरप्राइजेज मिडल ईस्ट टेंशन से फिलहाल नहीं नजर आए, लेकिन हाँ कुछ न कुछ वार पलटवार रिएक्शन जरूर यूएस और ईरान के बीच, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तरफ से आते हुए लगातार। उम्मीद यही करके चलते कि सोमवार का सेशन जब खुलेगा तो विदेशी बाजार से भारतीय बाजार को सपोर्ट होगा। लेकिन चलिए यहाँ से आगे अब हम क्लोजिंग को समेटने जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स आज ही नहीं कल के लिए भी आपके लिए हमने स्लेट किए हैं, क्योंकि कल है 15 अगस्त और आज़ादी का जश्न मनाएगा ईटी नाउ स्वदेश और आपको भी जुड़ना है हमारे साथ, क्योंकि कई सारे न्यूज़, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आपके लिए हमने लेकर आने वाले हैं कल भी। फिलहाल मुझे अभिषेक को आप दीजिए इजाज़त, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।